सदियों तक हमारे वैदिक इतिहास को उन लोगों ने बताया जिन्होंने उसे गुलाम बनाने की कोशिश की। अपने शासन को उचित ठहराने और अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के लिए उन्होंने हमारी बुद्धिमत्ता को आदिम करार दिया। लेकिन सच्चाई बहुत गहरी है। शोध के बहाने उन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत को तोड़ मरोड़ दिया, जानबूझकर इसे आध्यात्मिक सत्य से काटने के लिए। यह विद्वत्ता नहीं थी, यह बौद्धिक बलात्कार था। उनके अनुवाद केवल पक्षपाती नहीं थे, वे रणनीतिक रूप से की गई हटाए गए थे, जो हमारी ज्ञान की नींव को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए थे। सदियों से उन्होंने भारत की बुद्धिमत्ता के विकृत संस्करण का प्रचार किया, ओरिएंटलिज्म के मुखौटे के पीछे छिपते हुए, और मनुस्मृति को हिंदू धर्म के परिभाषित ग्रंथ के रूप में कृत्रिम रूप से बढ़ावा दिया। यह केवल भारत पर हमला नहीं था, यह मानव चेतना पर आक्रमण था। इस पवित्र ज्ञान से मानवता के संबंध को तोड़कर उन्होंने संपूर्ण सभ्यता को इसकी गहनतम सच्चाइयों से वंचित कर दिया। फिर भी सत्य अविनाशी है। भारत के इतिहास की इस बिना फिल्टर की खोज में हम दो असाधारण आवाजों के साथ वैदिक विरासत को पुनः प्राप्त करते हैं। अशोक कवारियां, शोधकर्ता, सत्य साधक और 13 साल की निरंतर जांच के बाद एक क्रांतिकारी नई किताब के लेखक हमारे अतीत के सुनियोजित पुनर्लेखन को उजागर करते हैं। और स्वामी आशुतोष जी, अन्नमयाश्रम के दूरदर्शी संस्थापक और थ्रेशहोल्ड इनिशिएटिव के मुख्य आध्यात्मिक अधिकारी, वैदिक ज्ञान की गहरी गहराइयों को उस रूप में समझाते जिस रूप में उसे जाना जाना चाहिए था। यह इतिहास का पुनर्जन्म है। हमारा पहला क्वेश्चन स्वामी जी से है कि स्वामी जी, आप बताते हैं कि जो हमारी सृष्टि है वो वेद से आई है और वेदों को अपौरुषेय बोलते हैं। तो जो ये अपौरुषेय शब्द है, इसका अर्थ क्या है? और अगर हम पूरे वेद को देखें तो इनमें स्मृतियां भी आती हैं। और हम जब अपौरुषेय बोलते हैं वेद को, हम ये भी जानते हैं कि जो उसमें मंत्र दिए गए हैं और उसके साथ मंत्रों के साथ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी दिए गए हैं कि कोई उसको बदल ना सके, उसमें बदलाव ना कर सके। तो क्या वेदों में बदलाव करना पॉसिबल है? या और अगर वेदों में अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या जो वेद के दूसरे अदर जो पार्ट हैं, जैसे कि स्मृतियां हैं, उपवेद हैं और पुराणाज हैं, तो क्या इनमें चेंज करना पॉसिबल है? ये प्रश्न दो भाग है जी। मतलब जैसे वेद हुए अपौरुषेय क्या है, और दूसरा यदि तो हम ये बदल सकते हैं। जी। वेल आपका सब कुछ बदल सकते हैं, स्रोत में नहीं, लेकिन पब्लिशिंग से पहले, प्रकाशन से पहले आप जो भी बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। ऐसी चीज जरूर होता है। ये हम अशोक चीजें ये सुनेंगे क्या हुआ है क्या ना हुआ है। लेकिन यदि तो आप वेद की ओर से पूछते हैं, यदि तो आप वेद एक सिस्टम है कि आप देख सकते हैं ये असली है या नहीं, then there's a big yes. There's something in शिक्षा, इस प्रकार से आप परीक्षा दे सकते हैं यदि तो ये असली है या नहीं, यदि तो मंत्र ऐसे है या ऐसे हो सकते है या नहीं। तो आप मंत्र, वेद की मंत्र अपना बदल सकते हैं, क्योंकि वेद किसी से बनाए गए नहीं। वेद तो खुद बोलते हैं यो जगार तमृच कामयन्ते, मतलब जो भी जागृत है, जो भी उस पवित्र चेतन में पहुंच गए हैं, उनके पास रिचस आता है। और इस प्रकार से सारे टेक्स्टों में, सारे मतलब पुराण, स्मृति, इतिहास, ये उपांगा, वेदांगा, प्रतिशाक्या, जो भी है, मतलब बहुत उपवेद, मतलब बहुत अलग अलग क्षेत्र है वेद में। इट्स एनॉर्मस। लेकिन हाँ, एक क्षेत्र तो से अलग परिस्थिति से है। जैसे वेद, मैंने बोला वेद यो चकार तमृच कामयन्ते, मतलब आप ये सुनते हैं। वेद श्रुति है, श्रुति मतलब हम सुनते हैं। देखिए, हम 4 लेवल जानते हैं वेद में: वेदवाणी, मध्यवाणी, पश्यंतवाणी और परवाणी। तो वेदवाणी ये चीज है कि हम अभी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं, मैं सुनता हूँ। और देन शिक्षा में लिख गए, मतलब एक सूत्र है, एक नहीं बहुत, लेकिन एक सूत्र में आत्मा पुत्ये समाख्यत्वाम, इस प्रकार से विचार आते हैं। फिलहाल भाषा आते हैं, ये सूत्र है उससे पाणिनि शिक्षा में। सो ये वेदवाणी है।
नेक्स्ट लेवल मध्यवाणी। मध्यवाणी ये लेवल है जैसे हम एक से दूसरे मन द्वारा से पहचानते हैं क्या हो रहा है, क्या सोचते हैं। मतलब जैसे आप देवता लोग से बात कर रहे हैं जिस प्रकार से स्वयं पशु लोग या एलियंस, मतलब ये सब मध्यवाणी से। और देन तीसरा लेवल पश्यंतवाणी। पश्यंतवाणी comes from the root दृष्टि। दृष्टि हाथुआ देश मिलते हैं तो पश्य होता है, और ये पश्य ये मतलब टू सी, आप देख रहे हैं। सो आप शायद रामानुज के बारे में सुने हैं जी, ही इज एन एग्जाम्पल कि हम ले सकते हैं। मैथमेटिशियन थे रामानुज। ये 100 साल पहले लगभग चेन्नई में आते थे और ये इंग्लैंड में भी गए थे, और ये एक मैथमेटिशियन थे जी, और ये सब चीज देख रहे थे। मतलब उनके पास ये सारा मंत्र ऐसे देख रहे थे, मतलब सारा नंबर्स ऐसे। ये इस प्रकार से आप पूरा पुराण भी अनुभव करते, पुराण भी इस लेवल में, इतिहास भी इस लेवल में। मतलब ये चीज आप देखते, सारा वेदांत भी इस लेवल में है। तो और पारवाणी ये श्रुति है, ये आप सिर्फ सुनते हैं, ये पारा लेवल है, ये सबसे सूक्ष्म लेवल है। सो अलग अलग लेवल है। स्मृति, स्मृति आप याद से आते हैं, ये इस लेवल में। सो अलग अलग टेक्स्टों वेदों से अलग अलग लेवल है। और यदि तो हम असली वेद विज्ञान करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी अपनी चेतना पवित्र करते हैं कि फिलहाल ये अनुभव खुद करेंगे, और पुस्तक सिर्फ इसके लिए है आपकी अनुभव को परीक्षा दे दे। मतलब आप दिन कुछ अनुभव करते हैं और हमें बोलते शब्द प्रमाण। जो भी आपके अनुभव है ये हम बोलते प्रत्यक्ष प्रमाण। दिन आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, अनुमान, उपमान, और फिलहाल शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब आप टेक्स्ट में पढ़ते हैं और देखते हाँ दिस रेजोनेट्स विद मी, ये अनुभव परसों हुआ है या पीछे महीने हुआ है इस तरफ से। सो ये अनुभव, ये आपकी परीक्षा है कि अनुभव को जो भी आप कर रहे असली है और कोई कल्पना नहीं है। जी, सो यदि तो इस तरफ से आप देख रहे हैं तो आप वेद ना बदल सकते हैं। इस तरफ से इवन टेस्टिंग सिस्टम जैसे मैंने बताया है खुद वेद के लिए। ये ऐसा वाला टेस्टिंग सिस्टम स्मृति के लिए है, ये मैंने कभी सुना नहीं, शायद नहीं। लेकिन दूसरा प्रश्न, यदि तो हम ये बदल सकते, क्यों नहीं, आप सब चीज बदल सकते हैं। मतलब इट्स जस्ट अ क्वेश्चन दैट कोई प्रकार जो भी आपकी पब्लिशर है कि ये दिखते नहीं और माना न करते, मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट करते, मतलब हो तो सकते है। मतलब आप मैनिपुलेट कर सब कुछ कर सकते हैं, और हो सकता है मतलब हम अभी सुनेंगे ये हुआ है भी, लेकिन एट द रूट आप ना बदल सकते हैं। जी। तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो वेद है, वो 4 जो वेद है हमारे, उनको बदलना बहुत मुश्किल है, असंभव है। असली चीज तो ये है अनुभव, और इन सब चीज निकलते हैं। लेकिन तो वो अनुभव के लिए जो आप बोल रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए हमारे वेद हैं, अगर उसी में कुछ चेंज कर दिया किसी ने, तो हमको अनुभव हो रहा है तो हमको कैसे ज्ञात होगा कि वो सही अनुभव है या नहीं? उसका ऐसा है कि वेद अनुभव जन्य है जी, अपौरुषेय का मतलब ये पुरुषों के द्वारा या किसी व्यक्तियों के द्वारा रचित नहीं ग्रंथ है जी, ये अपौरुष, इसलिए अपौरुष है। दूसरा, जहाँ बदलने की आप बात कर रहे हो, वेद एक सैद्धांतिक पक्ष है, जी, और उस सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहार में लाने के लिए, समय के अनुसार व्यवहार में लाने के लिए उनकी स्मृतियों की रचना की गई है। जी, स्मृतियों का उद्देश्य उन्हीं वेदों को व्यवहारिक रूप में आम जीवन में उनका कैसा व्यवहार होगा, इसलिए वो स्मृतियां हैं। इसलिए आप देखेंगे समय समय पर स्मृतियां, और ये स्मृतियां समय के अनुसार बदलती रहती है। जी, पुराने समय में कोई चीज काल भाई हो गई है, उसको निकाल करके, इसलिए नई स्मृतियां अलग अलग समय में, करीब लगभग 20 स्मृतियां तो हमारे रिकॉर्ड में हैं। जो 20 स्मृतियां, उनमें सबसे पहली मनुस्मृति थी, सबसे पहली वो मनु ने लिखी, इसलिए उसको मनुस्मृति कहते हैं। जी, इसलिए एक तो यह वेद अपौरुषेय है, मनुष्यों के द्वारा नहीं लिखे। बदलने की जहां तक बात है, समय और काल के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। उसका नाम श्रुति नहीं, स्मृति है। उसका नाम स्मृति है। स्मृति है, और ये अशुचि वेद ठीक श्रुति। बोलते हैं कि वे ये स्मृति जैसे मनुस्मृति, विष्णु स्मृति एक्सेट्रा, they are actually check posts. They are like, आप देख सकते हैं आपकी समाज की तो पहुंच गई है, जी, आप स्मृति के अनुसार ना आ सकते हैं। उल्टा है, आप स्मृति के अनुसार देख सकते हैं समाज
कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ कहाँ गया, पे है? कलेक्टिव सामूहिक चेतना की तो पहुंच गई है. So it's not an instruction book, let's put it that way. अशोक जी, हमारा अगला सवाल आपसे है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऊपर ब्रिटिश का राज रहा, उससे पहले मुगलों का राज रहा, और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो विनर्स होते हैं वही हिस्ट्री लिखते हैं. तो उनके हाथ में कंट्रोल था, और हमने देखा कि वो जो हमारी पूरा संस्कृति थी उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की, और इन्होंने लैंग्वेज में भी बदलाव किए कि आप इंग्लिश पे जाइए. संस्कृत को उन्होंने कम्प्लीटली हटाने की कोशिश की, जिससे कि वो कंट्रोल मेंटेन कर सकें जब तक वो राज कर सकें. तो क्या क्या चेंजेस वो कर पाए, इसके बारे में कुछ प्रूफ है हमारे पास कि हमारे जो वैदिक नॉलेज था उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए? और अभी का माहौल आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में वो वेस्टर्न फिलोसफी को श्रेष्ठ मानते हैं, और हमारा जो भी नॉलेज, जो सनातन का नॉलेज था, शाश्वत ज्ञान जो था, उसी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते. तो ये कहाँ क्या चेंजेस आई हिस्ट्री में कि सब कुछ बदल गया? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है. जी. मेरी पूरी किताब की जो थीम है इसी के आसपास है. और ये जो आपने पूछा है मेरी पुस्तक का एक भाग है. जी. उसमें मैंने इसको विस्तार से और गहराई से इसको समझने की और उसको लिखा है इसमें मैंने. तो मेरी पुस्तक जो है उसका नाम ही है वैश्विक मानवता के विध्वंस के रक्त बीज. अब ये रक्त बीज है, ये शब्द मैंने दुर्गा सप्तशती में एक कहानी आती है एक राक्षस की. वो राक्षस होता है, वो तपस्या करके उसको वरदान मिलता है कि युद्ध में मेरा जहाँ जहाँ जितना भी रक्त मेरा गिरेगा उतने राक्षस मेरी जैसे ही मेरी ही ताकत वाले उतने राक्षस पैदा होंगे. तो मेरा ये मानने पूरे अध्ययन करने के बाद मेरा ये मन हुआ कि दुनिया में भारत की हिंदू सनातन सभ्यता को छोड़ करके अन्य जितनी सभ्यताएं हैं वे सब मानवता के विध्वंस के रक्त बीज की तरह हैं. जहाँ जहाँ वो गिरा है, जिन जिन देशों में जिस जिस काल में हुआ है, उन्होंने बहुत विध्वंस किया है पूरे विश्व का. और उसमें मैंने पश्चिम को लिया है. पश्चिम में भी सारा जो उन्होंने उनका जो फिलॉसफी है और किस प्रकार से उन्होंने विश्व में पूरा अधिकार किया, विशेष करके ब्रिटेन सबसे बड़ा उन्होंने उपनिवेश बनाया, सबसे बड़ा, जिसको कहते थे कि यहाँ सूर्यास्त नहीं होता है. तो वहाँ से लेकर के उसके बाद में जो उन्हीं का जो एक पार्ट है यहूदियों का जो मामला है, यहूदियों ने कैसे डीप स्टेट को रचना की और वो किस प्रकार से पूरे विश्व को आज भी विध्वंस की ओर ले जाना चाहते हैं, विध्वंस के सारे तरीके अपनाते हैं वो. उसके बाद में तीसरा एक जीवन शैली है इस्लाम की. इस्लाम के बारे में भी मैंने डिटेल में उसका लेकर के मोहम्मद साहब क्या है, उनका जीवन कैसा था, और उसके बाद में कुरान क्या है. और आप इन सब का अध्ययन करें, उन्होंने जिस प्रकार से 1400 सालों का जो उनका जीवन शैली है उसको देखेंगे तो आप इस्लाम को और तलवार को अलग नहीं कर पाएंगे, इस्लाम को और कुरान को आप अलग नहीं कर पाएंगे. मतलब ये कहना होगा कि उनके जो भी परिणाम हैं वो विध्वंस के सिवाय कुछ भी नहीं है. तो उन्होंने केवल और केवल इन सभी ने केवल भारत में मानवता के अस्तित्व को बचाने के लिए यदि कोई बचा है, एकमात्र कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. पूरी दुनिया का यदि बचना है, दुनिया की मानवता बचना है, तो दुनिया को भारत की हिंदू सनातन सभ्यता के जीवन पद्धति की ओर आना पड़ेगा. ये मेरी पुस्तक का एक थीम है. अब उसमें जैसे आपने कहा था, जब ब्रिटिश राज आया, मुगलों से उन्होंने लिया, उस समय भी कई हिंदू रियासतें थी और उन सब को किस प्रकार से धोखे से सारा किया, वो सब उन्होंने कब्जा करना शुरू किया. तो जब गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बना शुरुआत में, तो खाली उन्होंने सेना ला करके और पूरे भारत पे कब्जा करना ये उनका हेतु नहीं था. उनका उद्देश्य था लंबे समय तक भारत पर कब्जा करना. अब लंबे समय तक यदि भारत पर कब्जा करना है तो बाकी अन्य व्यवस्थाओं को भी उनको देखना पड़ेगा. तो जो वहाँ का जो मूल समाज है, जो हिंदू समाज है, वो कैसा है, उनका क्या जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को हमारे अनुरूप कैसे बनाया जाए, ये उनके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान था. और इसके लिए उन्होंने एक ओरिएंटलिज्म करके एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया. और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम, ओरिएंटलिज्म क्या है, प्राच्यवाद इसको हम हिंदी में कहते हैं.
मतलब पश्चिम की निगाहों से जी पूर्व का अध्ययन करना। उसमें उन्होंने केवल भारत का ही नहीं किया है, और भी देशों का अध्ययन किया है, किंतु चूंकि ब्रिटिश का सबसे बड़ा उपनिवेश भारत था, इसलिए वो सारा उनका फोकस जो था वो भारत पर था। तो उन्होंने ये ओरिएंटलिज्म का पश्चिम की निगाहों से पूर्व का षड्यंत्र पूर्वक अपने हितों के लिए अध्ययन करना, और उसको खाली अध्ययन करना नहीं, उस सभ्यता को हजम करना, ये उनका एक पूरा टोटल मिलाकर के ब्लूप्रिंट था। अगला क्वेश्चन हमारा विलियम जोन्स और ओरिएंटलिज्म से होगा। जैसा कि हमारी बात आपसे हो रही थी ओरिएंटलिज्म के बारे में, तो विलियम जोन्स का नाम बार बार उभर के आता है क्योंकि उनको उसमें तो उसका जनक माना जाता है, फाउंडर। जी, उन्होंने भारत आकर संस्कृत सीखी थी, और आपसे बात हो रही थी पहले, तो आप बता रहे थे कि ऐसे आपके पास प्रूफ है कि वो 3 महीने में ही संस्कृत पे टिप्पणी करने लग गए थे। अलग अलग हमारे जो ग्रंथ हैं उस पर टिप्पणी करने लग गए थे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। 3 महीने, मात्र 3 महीने में उन्होंने ग्रामर सीखा और संस्कृत सीखी और अलग अलग टिप्पणी करने लग गए। और जो संस्कृत जो मूल ज्ञान था उसमें भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ संस्कृत में ही परिवर्तन नहीं किया, हमारे धर्मशास्त्रों को भी उन्होंने उनका विध्वंस किया। जी तो हम उनके सारे कृत्यों को, उसके कारनामों को हम समझें तो उसके पहले हमको विलियम जोन्स को समझना पड़ेगा। तो विलियम जोन्स का व्यक्तित्व क्या था, एक मनुष्य के नाते वो किस प्रकार, उसके कारण हम फिर बाकी उसने जो भी काम किए हैं जी उसको समझने में एक मदद मिलेगी। जी तो अब विलियम जोन्स को देखिए किस प्रकार का उनका सारा रणनीति होती थी। तो विलियम जोन्स को जब उन्होंने चुना तो विलियम जोन्स का पहले उन्होंने उसके व्यक्तित्व का महिमा मंडन किया, उसको लार्जर देन लाइफ उसको प्रोजेक्ट किया गया पूरे सब लोगों के बीच में। तो इसलिए पश्चिम निर्विवाद रूप से विलियम जोन्स को उसके सबसे बड़े बौद्धिक प्राच्य उसका संस्थापक मानते हैं प्राच्यवाद का। मैं अपनी बुक को ही इस प्रकार से मैं कोट करके आपको बताऊंगा कि उसका पहले व्यक्तित्व को हम समझ लें पहले। तो पश्चिम के मतलब जो ब्रिटेन के लोगों ने किस प्रकार से उसका महिमा मंडन किया, उसके लिए उसमें मैंने लिखा है कि वे पश्चिम के लोग, मतलब इंग्लैंड के लोग, वे उसकी तुलना किससे करते थे, उस समय के जो बड़ी पर्सनैलिटीज थी जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडमंड बुर्के, विलियम पिट और सैमुअल जॉनसन, ये एक ऐसे बड़े फिगर थे। तो उससे उनकी उन्होंने तुलना की। किस क्षेत्र में? इसी सब क्षेत्रों में, इंडोलॉजी, इसमें एकेडमिक में। मैं वही बता रहा हूँ, उन्हें भारतीय विद्या के जनक, इंडोलॉजी का फाउंडर बताया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे वो, और उसके फर्स्ट अध्यक्ष थे वो, प्रेसिडेंट थे वो। वे स्वयं भी अपने को सभी यूरोपियनों से अधिक भारत को जानने वाला, और वो जस्टिनियन ऑफ इंडिया के नाम से स्वयं अपने आप को बोलते थे वो। कुछ लेखक उन्हें भारतीय धर्म, इतिहास, संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक दर्जा दिलाने वाला बोलते थे, कि उन्होंने साइंटिफिक जो रूप दिया है भारतीय शास्त्रों का, संस्कृत का साइंटिफिक, उन्होंने इसके पहले ये सारे जो चीजें थी, ये भारत की ये सारी चीजें साइंटिफिक नहीं थी, उन्होंने आकर के इसको साइंटिफिक बनाया, ये उन्होंने खुद दावा किया। उन्होंने बताया कि वे खाली यही नहीं, वे सांस्कृतिक अनुसंधान कि हमने आकर के सारा रिसर्च किया भारत के सारे शास्त्रों का, उसके वे प्रारंभकर्ता बताए। उन्होंने कहा कि बिगिनर थे, इन्होंने स्टार्ट किया साहब जी। मुख्य रूप से जबकि देखा जाए तो वो मुख्य रूप से वो ट्रांसलेटर थे। उनको कई भाषाओं को सीखने का शौक था, और उनको अरबी, फारसी, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, संस्कृत आदि भाषाओं को जानने का वो दावा करते थे। कितना जानते थे, नहीं जानते थे, ये आगे के आपके मैं अपने उसमें बताऊंगा, किंतु वो ऐसा दावा करते थे। वे कवि थे, वे निबंधकार थे, पुरातत्व, संगीत, राजनीति, गणित, खगोल शास्त्र में भी दखल रखते थे। अच्छा, वे कई नामों से उनको प्रोजेक्ट किया गया, जैसे कि वे पर्शियन जोन्स कहते थे, विलियम जोन्स को पर्शियन जोन्स कहते थे, लिंग्विस्ट जोन्स कहते थे, ओरिएंट जोन्स कहते थे, रिपब्लिकन जोन्स कहते थे, तथा कभी कभी उन्हें जोन्स ऑफ ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था।
तो देखिए कि आप किस प्रकार से वो काम कर रहे हो। तो पहले आदमी के रेपुटेशन बनाई जाती है। तो ये सब उनका रेपुटेशन बनाने का ये उन्होंने कार्य किया। साथ साथ वे साथ ही में वे रॉयल सोसाइटी, रॉयल डेनिश एकेडमी ऑफ साइंस तथा द क्लब के भी सदस्य थे। अच्छा, भारत आपने के कुछ दिनों पहले ही उनको सर से उपाधि से विभूषित किया गया, 3 महीने के अंदर ही। जबकि इसके पहले वे ब्रिटिश टोरी गवर्नमेंट थी, उससे गुड बुक में नहीं थे। वे जब अमेरिका का स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, उस दौर में वे अमेरिका के समर्थक थे। वे डेमोक्रेसी की बात करते थे, वो इस प्रकार का शासन करने की सब उन्होंने बातें कही है। किंतु इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट नाराज थी। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने वो किस प्रकार से उन्होंने अपना रंग बदला। जो एक अमेरिकी समर्थक, जिसको कहा जाता था कि अमेरिका को जब फ्रीडम मिल गई तो उसका जो संविधान लिखना था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए इनके नाम को सजेस्ट किया। मतलब इतना प्रो अमेरिकन थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के एंटी थे, क्योंकि ब्रिटिश का ही राज्य था वहां पर। तो इस प्रकार का एक इनका व्यक्तित्व का एक पहलू ये है। और दूसरा पहलू वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो अच्छा, फिर क्या कि इन्होंने जो अपना शिक्षा जो प्राप्त की है, पढ़ाई हैरो और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड से स्कॉलरशिप लिया, स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ा, ट्यूशन भी पढ़ते थे। ये 23 वर्ष की। ये कब की बात है? ये कब आते थे? जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिली ही थी बिगिनिंग में। ओके। ब्रिटिश राज का यहाँ आना शुरू हुआ था, कब्जा कर लिया था कई जगहों पर, जैसे उड़ीसा, बंगाल, इन पर उन्होंने कब्जा, अधिकार आ गया था। अब जब यहाँ पर आ गया, उनका राज्य हो गया, उसको चलाने के लिए वो सारी योजनाएं बनाई उन्होंने कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा, शिक्षा कैसी होगी, क्योंकि यदि शिक्षा भारत की शिक्षा देंगे तो वो लोग भारत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते। तो उनको अपने अनुरूप बनाने के लिए उन्होंने सारा प्लानिंग किया। तो उस प्लानिंग का सबसे पहला जो मोहरा था वो ये विलियम जोन्स थे। तो इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ही ये वहां रह करके ओरिएंटलिज्म पर भी ये स्टडी करते थे। तो इस कारण से ये 23 वर्ष की उम्र में एक ओरिएंटलिज्म के बारे में एक मास्टर की तरह इनकी एक इमेज बन गई थी। इसका आगे आपको समझ में आएगी बात। अच्छा, 1760 आप सन पूछ रहे हैं, 1768 और 1768 1768 के प्रारंभ में जोन्स ने आधुनिक इतिहास और भाषाओं के रेगियस चेयर, वहां के रेगियस चेयर थी, उस पद पर प्राप्त, उसको पद पर अपना अपॉइंट करने के लिए उन्होंने किसी से सिफारिश करवाई। मतलब इनका व्यक्तित्व मालूम पड़ता है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व था। उसके लिए इन्होंने हासिल करने के लिए प्रयास किया, जिसका वेतन सिर्फ 400 पाउंड था वार्षिक। इसके लिए उन्होंने लॉर्ड स्पेंसर से सिफारिश करवाने के बावजूद वे असफल रहे। रिकमेंडेशन के बावजूद भी वहां उनका चयन नहीं हुआ। इसके बाद उनको आर्थिक मदद देने के लिए, क्योंकि एक उनको ओरिएंटलिस्ट चाहिए था, तो उसके पहले उनको किस प्रकार से तैयार किया उसका ही, तो उनको आर्थिक मदद देने के लिए ग्राफ्टन के माध्यम से डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन 7 से उन्होंने एक परियोजना ली ताकि उसमें से उनको आर्थिक लाभ हो जाए और एक परियोजना पे काम करें। वो परियोजना क्या थी? महीद खान अस्ताराबा लिखित तारीख ए नादिर, जो नादिर शाह क्रूर जो वो था मुगल, उसके लाइफ को उनको ट्रांसलेट करवाना था फ्रेंच में। तो आप मानसिकता देखिए कि ट्रांसलेशन करवाने के लिए भी किस प्रकार के व्यक्ति को चुना गया, जो क्रूर है उसको चुना गया। ये उनके माइंडसेट को बताता है। उन्होंने उसका, नादिर शाह एक क्रूर मुस्लिम था जिसने 1739 में भारत पर हमला कर हजारों हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, तथा बेशकीमती एवं प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो था के साथ ही बहुमूल्य रत्नों से जड़ित जो लाल किले पे था मयूर सिंहासन, उसको लूट कर फारस ले गया था। पूरी दिल्ली को इसने बर्बाद कर दिया था। इसका जीवनी, इसकी जो जीवनी है, द हिस्टोरिडो डी नादिर शाह का प्रकाशन इसने 1720 को लेकर 1720 से इसका प्रकाशन किया। इसको लेकर कई ऑब्जेक्शन और कई प्रकार की वो खड़ी की गई। ये उसको प्रकाश में मदद दिया। उसके बाद एक चतुर अवसरवादी की होने के कारण से उसने इस प्रकार के लाभ को स्वीकार किया, जो कि अमानवीय था वो,
फिर भी इसने उसको स्वीकार किया। अकबर आईना अकबरी का इसने फ्रेंच में अनुवाद करना था उसका। अच्छा तो एक प्रोजेक्ट था एक तरह का, जी हम आज की भाषा में बोले तो प्रोजेक्ट था, उसको इनको दिलवाया। ये फ्रेंच जानता था तो इसने उसका अनुवाद किया, उसको पैसे मिल गए। इस प्रकार से उसको मदद किया, कहीं पर उसको अपॉइंट करने की भी कोशिश किया गया। ये बताया। अब थोड़ा सा विलियम जोन्स के उसके विचारों के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। जी एक अवसर पर न्यायविद जोन्स ने कहा था, क्योंकि उसने लॉ पढ़ा था, यदि कोई अंग्रेज अपने नौकर को कोड़े मारता है, ब्रिटेन में कोड़े मारना आम रिवाज था, और उसकी जान से मारने की मंशा नहीं है किंतु वो मर जाता है, तो उसमें मारने वाले अंग्रेज का कोई कसूर नहीं माना जाना चाहिए। ये इनके विचार हैं। जी यह एक अंग्रेज न्यायाधीश, जबकि आप न्यायाधीश भी हैं, के रूप में यूरोपियनों की संवेदनहीनता, नस्लीयता और अन्य के प्रति घृणा इस मानसिकता को उजागर करता है। टूटी फूटी संस्कृत सीखने के पश्चात ओरिएंटल जोन्स यह कहने का दुस्साहस करने लगा था, खुद ही अपने आप को, मैं नाउ आई बिकेम ओरिएंटल जोन्स, क्योंकि मैंने संस्कृत सीख ली। और क्या क्लेम करता था वो? वह बनारस के पंडितों से भी अधिक हिंदू शास्त्रों को जानता है। आई नो द शास्त्र बेटर देन द बनारस पंडित। After 3 months of study. Must be a fantastic genius. कंप्लीट फ्रॉड। 1780 में बनारस के एक ब्राह्मण पर हत्या का आरोप लगा। तो वहां के रेजिडेंट था जे डंकन को ब्राह्मण सभा ने परामर्श दिया। उससे पूछा गया कि इसको क्या सजा देना चाहिए, तो ब्राह्मण सभा थी, तो ब्राह्मण सभा ने उनको एक एडवाइस किया कि आरोपी को काला टीका करके उसे राज्य से बहिष्कृत कर दो। अब वही सजेशन जो है डंकन ने विलियम जोन्स से पूछा। तो देखिए विलियम जोन्स का जवाब जो है ना, वो उसके पूरे व्यक्तित्व को, पूरे ब्रिटिश मानसिकता को, पूरे पश्चिमी मानसिकता को व्यक्त करता है। वो क्या कहता है? तब उसने डंकन को कहा, ब्राह्मण सभा की राय शास्त्र सम्मत तो अवश्य है, किंतु यह जो काला टीका है, यह गर्म तपाए हुए रेड हॉट आयरन रॉड, उससे लोहे की छड़ से सबकी उपस्थिति में इसको लागना चाहिए। ये उसका बैकग्राउंड है, ये उसका ये व्यक्तित्व है, किस प्रकार का व्यक्तित्व था। 3-4 माह में ही संस्कृत सीखकर अपने को संस्कृत विद का दावा करने वाले तथा धार्मिक ग्रंथों को समझने वाले लिंग्विस्ट जोन यहाँ के लोगों को क्या कहता था? यहाँ के लोगों को अर्धसभ्य और आलसी बताया। वैदिक साहित्य को होमर और वर्जिल की रचनाओं की तरह रंग बिरंगी कल्पनाओं का चीज बताई कि ये इस प्रकार की चीजें हैं, ये वेद है ये। अच्छा, ये हो गया। अब इसका बौद्धिक पक्ष देखिए। उन्होंने अमेरिकी क्रांति से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद के लिए पेरिस में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस समय नहीं थे, बाद में बने वो, उनके साथ पेरिस में साथ में काम किया। किसके लिए? अमेरिकन की रिपब्लिक पार्टी, उसके लिए, वहां के मुद्दों के लिए। सामाजिक न्याय के प्रति उनको जुनून था कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, कि उनका अमेरिका की स्वतंत्रता से सहानुभूति दर्शाने वाले और तानाशाही व निरंकुश सत्ता के प्रति कठोर तिरस्कार का भाव रखते थे। सन 1782 में जोन्स ने पेशी में फ्रैंकलिन अमेरिकन थे, फ्रैंकलिन के घर पर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होने गवर्नमेंट पर, इन्होंने उसकी रचना की इन्होंने, विलियम जोन्स ने, जो लोगों को निरंकुश सत्ता का प्रतिरोध करने के लिए, हथियार रखने के लिए उनके कानूनों के अधिकार की याद दिलाती है कि आप अपनी स्वतंत्रता के लिए हथियार रख सकते हैं। इस पत्र को गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से प्रकाशित किया गया, क्योंकि यदि वो ओपन करते तो एक्शन होता। पेरिस और लंदन में अमेरिकी मित्रों ने उन्हें वर्जीनिया के गणराज्य का विधायक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके गणतांत्रिक झुकाव से ब्रिटिश टोरी प्रशासन खुश नहीं था, उन्हें सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखता था। द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस को लेकर जोन्स के उस जो किताब उन्होंने सीक्रेट से छपाई थी, उस किताब को उनका जो भावी बहनों जो ब्रदर इन लॉ होने वाले थे, उसको लेकर उन पर मुकदमा चलाया गया। इस बीच उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। उनके 4 कविता मित्र थे। विलियम जोन्स को बंगाल के सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी और आकर्षक वेतन वाली नौकरी का पता चला, तो उन्होंने अपने प्रभावशाली मित्रों से फिर इन्होंने उसे सिफारिश करवाई कि यार मेरे को ये पद दिलवाया जाए। जोन्स ने 1778 से
अगले 5 वर्षों तक उनकी नियुक्ति को इंतजार करना पड़ा। उन्होंने सब प्रकार के प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको 5 साल उस पोस्ट के लिए वेट करना पड़ा। जोन्स के विचारों को बदलने के लिए, अब देखिए इधर, जोन्स के विचारों को, उनको लगता था कि ओरिएंटल का मास्टर है तो हमको चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसके विचारों को बदला जाए, प्रो ब्रिटिशर्स इसको किया जाए। तो बदलने के लिए ब्रिटेन के लगातार प्रयत्न धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहे थे जी अब उन्होंने एक आकर्षक नौकरी, अद्भुत अकल्पनीय वेतन, जी उस समय का जो मूल्य है वो है 9 करोड़ रुपया वार्षिक। उस समय आज की वैल्यू में देखें तो 9 करोड़ पर ईयर उसकी ये सैलरी थी। भारत के साथ तमाम अन्य शाही सुविधाएं थी साथ में जो उन्हें ललचा रही थी। जी अंततः सत्ताधारी टोरी पार्टी को भारतीय न्यायाधीश के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में संदेह होने के बावजूद उन्होंने उसे अपनी सहमति दे दी और अंततः इंग्लैंड के प्रधानमंत्री शेलबर्न जोन्स ने भारत में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के लिए अपने राजा किंग को विलियम जोन्स की नियुक्ति करने के लिए अपनी सिफारिश पहुंचा दी। 4 मार्च 1783 को विलियम जोन्स की नियुक्ति का पत्र जारी कर दिया गया। जारी करने के 3 माह के पश्चात ही उन्हें नाइट की उपाधि और वे सर विलियम जोन्स बना दिए गए कि उपाधि से इन्हें विपुलित किया गया। 6 अप्रैल सन 1783 को जोन्स ने शिल्पी नाम की महिला से उन्होंने विवाह रच लिया और वे अपनी नियुक्ति का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 5 लंबे वर्षों से वे अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। अब उनके पास नौकरी हो गई, जी पदवियां हो गई, प्रतिष्ठा बढ़ा दी गई, धन और लड़की सब कुछ मिल गया उनको। कौन से विलियम जोन्स को, जो अमेरिकन समर्थक था एक टाइम में, जो मानवता का, सप्रेशन का, इस प्रकार का जो विरोध। अब ये उसी गवर्नमेंट में काम करने जा रहे हैं न्यायाधीश के रूप में जहां उनको यही सब करना है। जी ये बट जो मानसिकता आपने बताई कि वो नादिर शाह का बायोग्राफी इन्होंने किया और क्रूरता वाली जो भी हरकतें हैं वो सब करते थे, तो ये तो उनकी मानसिकता पूरे अच्छे से पता चलती है। जी विलियम जोन्स के जीवनीकार जिन्होंने उनका ऑटोबायोग्राफी लिखी है, माइकल जे फ्रैंकलिन ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक ओरिएंटलिस्ट जोन्स में लिखा है। अब उन्होंने एक तरह से सरकास्टिक उसको बोला है क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट 4 मार्च को इनको अपॉइंटमेंट मिल गया था। तो वो लिखते हैं, अराजकता 4 मार्च को शुरू हुई थी क्योंकि द्वंद्व हो गया जब अखबारों ने उन्हें बंगाल में फोर्ट विलियम में महामहिम के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट करने की घोषणा की थी। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में विलियम जोन्स जो हैं भारत पहुंचते हैं और विलियम जोन्स की नियुक्ति से जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, वो इस बात से प्रसन्न थे कि आखिर एक लंबी प्रतीक्षा के बाद इस प्राच्यवादी के आगमन से बंगाल में प्राचीन भारतीय कानून व्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार स्थापित करने की ब्रिटिश योजना को पूरी तरह से आगे बढ़ाया जा सकेगा। मतलब प्लानिंग पूरी थी। उस षड्यंत्र के पूरा स्टार्ट करने के लिए ही विलियम जोन्स को भारत भेजा गया था और विलियम जोन्स अब भारत पहुंच चुके थे। ओरिएंटलिज्म पुस्तक के चर्चित लेखक एडवर्ड सईद ने लिखा है, उचित समय पर उन्हें भारत में एक सम्मानजनक और लाभकारी पद पर नियुक्त किया गया था। एडवर्ड सईद लिख रहे हैं, उन्हें भारत पहुंचने के तुरंत बाद ही उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने अध्ययन कार्य को आरंभ करने के साथ ही प्राच्यवाद को अपने अनुकूल बांधकर उसे यूरोपियन अध्ययन का क्षेत्र बनाना था। देखिए ये पूरे बहुत बड़ी योजना थी। खाली ये विलियम जोन्स ही इससे रिलेटेड नहीं थे, आने वाले जितने विद्वान थे इंग्लैंड से आए हुए और पूरे भारत के ऊपर सारे क्षेत्रों में ये उसकी शुरुआत थी। अपने कार्य के बारे में स्वयं विलियम जोन्स ने कहा था, मेरे एशिया में रहते हुए मेरे अनुसंधान का क्षेत्र, मेरे एशिया में रहते पूरा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का उसका योजना थी। जोन्स के जीवनीकार फ्रैंकलिन ने लिखा, हेस्टिंग्स ने भारत की जटिलताओं के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के लिए प्राच्यवादी ज्ञान के उत्पादन को बढ़ावा दिया तथा विलियम जोन्स ने
गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स की सोच को सुविधाजनक बनाने में भरपूर मदद की थी। जोन्स ने ओरिजिनल शोधों से जो जानकारी प्राप्त की थी वह सरकारी नीतियों के निर्माण में, देखिए सारा षड्यंत्र भी खुल रहा है धीरे धीरे कि सरकारी नीतियों के निर्माण में, क्योंकि नया नया सब राज्य प्राप्त किए थे, सारी योजनाओं को नीतियों को बनाने में इस प्रकार से लोगों की मदद ली गई, तुरंत प्रासंगिक थी। एवं इन उपलब्धियों का जोन्स एवं हेस्टिंग्स ने अपनी स्थिति को इंग्लैंड में इन्होंने एक और भी अपना पर्सनल एडवांटेज भी लिया कि इस प्रकार का काम करके इसको इंग्लैंड के पत्रों में इसको प्रचारित भी किया ताकि हमारा भी स्वयं का ब्रिटिश निगाहों में हम एक योग्य अधिकारी हैं, उसको सम्मान बढ़े। एडवर्ड सईद ने भी प्राच्यवाद को, टोटल ओरिएंटलिज्म को अपमानजनक बताया और तथा कहा कि विलियम जोन्स का प्राच्यवाद का, ओरिएंटलिज्म का जो उद्देश्य था वो अच्छा से उन्होंने व्यक्त किया, इकट्ठा करना, जो सारा साहित्य शास्त्र है उनको इकट्ठा करना, रस्सी से बांधना और उसको पालतू बनाना, मैनिपुलेट कर देना, अपना उसको कैसे अपने अनुकूल उसको मैनिपुलेट कर देना ताकि हम यहाँ लंबे समय तक राज्य कर सकें। अच्छा, विलियम जोन्स 25 सितंबर को भारत पहुंचे तथा 22 अक्टूबर 83 को बुधवार को उन्होंने न्यायाधीश पद की शपथ ली। अगले 54 दिनों में ही, देखिए आश्चर्यजनक चीज है, अगले 54 दिनों में ही, ज्वाइन करने के 54 दिनों में ही 15 जनवरी सन 1784 को बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में, जो उस सोसाइटी के जितने फाउंडर थे उन सबके समक्ष सामने 33 पृष्ठों का भारत में ब्रिटिश वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक एजेंडा दिया। यहाँ पूछ रहे थे जी, तो वो जो एजेंडा दिया उसमें क्या क्या चीज थी, क्योंकि भारत को नियंत्रित कैसे करें, उसी पे वो एजेंडा था। हाँ, तो 33 पृष्ठों का उसने एक एजेंडा प्रस्तुत कर दिया आने के तुरंत ही। उसका जो एजेंडा का जो मुख्य पॉइंट थे वो था, पहला रिसर्च करना जी। अब इसको ये रिसर्च कहते हैं, तोड़ फोड़ करना है, मैनिपुलेशन करना, ये उनका एक रिसर्च है। रिसर्च करना, एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ नॉलेज, जी, द नॉलेज ऑफ पावर, कानून, असमान जनसंख्या पर प्रभावी सामाजिक नियंत्रण, इफेक्टिव सोशल कंट्रोल ऑफ डिस्परेट पॉपुलेशंस, लिटरेरी एप्रोप्रिएशन ऑफ सोर्सेस ऑफ पावर इन इंडियन कल्चर। ये टोटल बना करके उनका ये, उनके जो थीम है वो ये है। यह एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से एक ब्रिटिश चौखट फ्रेम, ब्रिटिश फ्रेम में तैयार किया गया था। मतलब यह हुआ कि मोल्ड इज फिक्स्ड एंड यू हैव टू फिट एवरीथिंग इनटू दैट, मोल्ड इज फिक्स्ड। तो ये इन्होंने संस्कृत जो है लैंग्वेज, उसकी गरिमा को कैसे गिराया? इसके उसका ये काम का प्रारंभ अब यहीं से होता है। पहले लक्ष्य तय हो जाए, उसका फ्रेम एरिया डिसाइड हो जाए, फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया। अच्छा, उन्होंने क्या किया, संस्कृत का मैं इसके थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। विलियम जोन्स की इस अहंकारपूर्ण दावे को एडवर्ड सईद ने इसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता के साथ मिली भगत के रूप में भारत के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की अपनी महत्वाकांक्षा का आरोप लगाया। विलियम सईद ने, सच्चाई यह थी कि जोन्स के त्रिपक्षीय एजेंडे ने ब्रिटेन के निरंकुश शासन की राजनीति को मजबूती प्रदान करने वाली योजना थी। हेस्टिंग्स के माध्यम से कठोर प्राच्यवादी सरकारी नीतियों की यह शुरुआत थी। नीतियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे, साम दाम दंड भेद, सभी प्रकार के स्रोत, उसको उन्होंने दुरुपयोग किया। अब इसका देखिए कैसा इनका अप्रोच रहा। जो इसके पहले बर्बर मुगल शासन था, तो बर्बर मुगल शासन के मूल संविधान आईना ए अकबरी में वर्णित, क्योंकि उनका शासन पूरा क्रूरता का, पाशविकता का शासन था, तो अपना आधार किसको बना रहे हैं? आईना ए अकबरी को। और उसमें जो वर्णित किया गया राजस्व, रेवेन्यूज वगैरह, व्यय, एक्सपेंडिचर्स, तथा प्राकृतिक उपज वगैरह जो प्रोडक्शन होता है खेती में, तथा अन्य रीतो रिवाज आदि का पूरा लेखा इसमें शामिल था। उसका अनुवाद करने के लिए जोन्स ने ग्लैंडविन को नियुक्त किया। ग्लैंडविन ने आईना ए अकबरी उसने
अनुवाद किया। उसका नाम था द इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्परर अकबर। 3 खंड पे उसने इसका अनुवाद किया डिटेल में। उसके नाम से उसे 1784 में इसे पब्लिश किया। हेस्टिंग्स उसके सिद्धांतों पर अमल करने का इरादा रखते थे। अब उस पर अमल करना है, इन पर, ताकि क्रूरताएं की जा सके, उस पर अमल करना है। इसके बाद क्या किया उन्होंने? संस्कृत तो आती नहीं थी जब ये आए थे। इन्होंने लॉ पढ़ा था, वहां का ओरिएंटलिज्म के बारे में पढ़ा था। लॉ, भारत की भाषा नहीं जानते थे, इसके पहले वो कभी भारत नहीं आए थे, तो यहाँ की भाषा, यहाँ का कानून, यहाँ का कुछ सीखना तो उनको मालूम हो ही नहीं सकता था। कल्चर के बारे में उनको कोई भी पहले कोई आइडिया नहीं था। अब ये यहाँ पर न्यायाधीश बनकर के आ गए। जब आप भारत का जहाँ पर आए हो, वहाँ का कानून नहीं जानते हो, लॉ नहीं जानते हो, किंतु अपॉइंट किया गया। किंतु ये उनके आगे की योजना का एक हिस्सा था जी। तो ये 1784 में विलियम जोन्स ने बंगाल में कृष्णनगर में संस्कृत विद्वान, अभी संस्कृत की कहानी शुरू होती है, संस्कृत विद्वान वहां के जो भारत के थे हिंदू और वैद्य, उनका नाम था रामलोचन, से संस्कृत सीखना आरंभ किया जी। कुछ माह पश्चात ही जोन्स ने अपने घर पर उन्होंने एक पत्र लिखा जी, और उसमें संस्कृत सीखना उन्होंने स्वीकार किया। स्वयं अपने पत्र में खुद लिखते हैं, ये पत्र हमारे पास है, हाँ, कॉपी है, कि मुझे संस्कृत सीखना कठिन एवं भयभीत करने वाला लग रहा है जी। मुझे संस्कृत सीखना कठिन और भयभीत लग रहा है। हर बार मुझे बार बार पूछना पड़ता है, तब भी समझ में नहीं आता है, किंतु फिर भी इसे सीखना दिलचस्प रहा है, क्योंकि वो उनकी ब्रेड एंड बटर हो गया था जी। कुछ समय बीत जाने के बाद ही विलियम जोन्स ने यह भी कहा था कि यह विषय बड़ा क्लिष्ट है गोमांस भोगी लोगों के लिए। यह विषय बड़ा क्लिष्ट है जो मीट खाते हैं जी। इसको ठीक ठीक समझना प्राय असंभव है, ये सब स्वीकार करते हैं जी, और अब संस्कृत सीख रहे हैं। चलिए, कुछ समय बीत गया संस्कृत सीखते हुए। विलियम ने अपने शिक्षक रामलोचन को कृष्णनगर से कलकत्ता ले आए। अब देखो, इसमें भी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। क्यों लेके आ गए? कृष्णनगर से अपने वहां ले आए, इसको कलकत्ता ले आए। क्यों? कि इनको तब तक एक पुस्तक, भारत के एक शास्त्र की पुस्तक मनुस्मृति को एक भेंट में किसी ने दी थी, उसके बारे में ये जो जानकार है, जो उसका अथॉरिटी था, या उसको बोलना संस्कृत का जो विद्वान था, उसके माध्यम से ये इसको समझना चाहते थे, उसके माध्यम से उससे ही कुछ लिखवाना चाहते थे, इसलिए ये अपने साथ उसको कलकत्ता ले आए। यह एक आश्चर्यजनक रहस्य है कि एक विदेशी जिसे संस्कृत सीखना प्रारंभ करने के मात्र 4 माह के पश्चात 2 फरवरी 1786 को उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के, जिसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पद से अपने 3rd एनुअल मीटिंग में उन्होंने कहा, अभी संस्कृत सीखे हुए कितने दिन हुए हैं, 4 महीने, वहां इस मीटिंग में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी क्या क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, संस्कृत भाषा चाहे उसकी प्राचीनता कुछ भी हो, चाहे कितनी भी ओल्ड हो, अद्भुत संरचना वाली तथा पूर्ण भाषा है जी। ग्रीक की तुलना में अधिक परिपूर्ण, लैटिन की तुलना में अधिक प्रचुर, और दोनों की तुलना में अधिक परिष्कृत है। फिर भी, अब यहां से षड्यंत्र दूसरा शुरू होता है, तारीफ कर दी संस्कृत की, फिर भी उन दोनों में क्रियाओं की जड़ों और व्याकरण के रूप में एक मजबूत समानता है, जो संभवतः किसके बीच में समानता है? लैटिन और ग्रीक के बीच में संस्कृत के समान तुलना कर रही है। और ये हो सकता है कि ये बाई एक्सीडेंट हो, ये समानताएं जो है बाई एक्सीडेंट हो सकती है। वास्तव में इतना मजबूत कि कोई भी भाषाशास्त्री इन तीनों की जांच नहीं कर सकता है, वो इतना मजबूत है, समानता इतनी मजबूत है, कोई अध्ययन नहीं कर सकता है बिना यह विश्वास किए हुए कि वे किसी सामान्य स्रोत से उत्पन्न हुई हैं, जो शायद अब मौजूद नहीं है। वो जो इनकी समानता है, वो शायद जो है, वो शायद किसी सामान्य स्रोत से उत्पन्न हो गई होगी, जो अब मौजूद नहीं है। मतलब कि वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि संस्कृत बेसिस है इन दोनों का, पर वो क्योंकि अगर दिखाते तो ये स्थापित हो जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, उनका ये उद्देश्य था कि संस्कृत अंदर से, और सारी दुनिया जानती थी, संस्कृत सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन है, सारी भाषाओं की मातृभाषा है जी, ये जानते थे। किंतु इनका उद्देश्य क्या है कि क्योंकि यदि संस्कृत को तारीफ करने के बाद में इसको सब क्लासेस वगैरह सबको चलाने दिया, तो भारत के लोग इस पर गर्व करेंगे, और कल वही लोग ब्रिटेन के खिलाफ खड़े होंगे।
इसलिए इस संस्कृत को कैसे इसको गिराया जाए, और गिराने का क्या तरीका लगाया उन्होंने कि अपनी जो भाषा है उसको संस्कृत के समकक्ष ले आएंगे। तो उनका उसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने आगे कार्य किया संस्कृत के ऊपर। इसके पश्चात उन्होंने अन्य भाषाओं के नमूनों में संस्कृत को समानता वाले शब्दों को ढूंढ के निकाला। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, माता हिंदी में जैसा हम बोलते हैं, संस्कृत में माता है, इंग्लिश में मदर हो गया, पर्शियन में भी मदर हो गया, ग्रीक में मीटर हो गया, लैटिन में मेटर हो गया, जर्मनी में मुत्तर हो गया, गैलिक में मथेयर हो गया, वेल्स में मोद्रुब हो गया और स्पेनिश में मद्रमात हो गया। इस समानता के आधार पर जोन्स ने यह अनुमान लगाया कि ग्रीक, लैटिन और संस्कृत तीनों भाषाओं की जननी कोई एक भाषा होगी, क्योंकि मौ से स्टार्ट हो रहा है सब। नहीं मतलब ये समानता है तीनों में, तो तीनों यदि समान हैं, तीन भाई हैं, तीनों में समानता होगी ना। इसका मतलब मदर कोई एक है, मतलब ये मदर नहीं है। उनका षड्यंत्र समझिए कि संस्कृत मदर नहीं है, क्योंकि ये तीन चीजें में समानता है, तीनों एक समान भाई हैं ये, तो संस्कृत क्या हो गई, तो संस्कृत मदर नहीं, तो कोई मदर होगी। तो उस उन्होंने फिर अगला शुरू किया, तीनों भाषाओं की जननी कोई एक भाषा होगी। इस जननी भाषा को उसने फ्रॉड शुरू किया। इस जननी भाषा को उसने आद्य भारोपीय भाषा कहा, उसका नाम दे दिया, एक मनगढ़ंत नाम दे दिया, आद्य यूरोपीय भाषा, जिसको प्रोटो लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में, ये नाम दिया। और क्या कहा, भाषा कहा, और उससे उत्पन्न संस्कृत, ग्रीक और लैटिन को भारोपीय भाषा के दिया। जोन्स द्वारा संस्कृत को प्राचीनतम एवं लिखित ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम प्रमाण मानते हुए भी उसे सभी भाषाओं की जननी मानने से इनकार कर दिया। यह एक सोची समझी साजिश थी। एक गुलाम देश को दुनिया की समृद्ध भाषा की विरासत का मालिक कैसे स्वीकारा जा सकता है जी। इससे वहां के लोगों में आत्मगौरव का एहसास साम्राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अतः संस्कृत भाषा को अन्य भाषाओं की जननी होने को अस्वीकार करते हुए अन्य दोनों भाषाओं के समकक्ष बताकर उसको मातृत्व पद से हटा दिया। नॉलेज को एज नॉलेज समझ के कभी लेने की कोशिश नहीं, षड्यंत्र के रूप में सब कुछ किया, बस मैनिपुलेशन करनी। बस ये आद्य भाषी प्रोटो लैंग्वेज का सुझाव दिया। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कोई एक लैंग्वेज थी, कोई प्रूफ तो होगा ना भाई लैंग्वेज थी। अच्छा कुछ नहीं है तो कुछ बोलने वाले लोग होंगे। वो लोग कहाँ के थे, वो लोग कौन थे बोलने वाले? जब ये पूछा गया तो बड़ा मजेदार जवाब है जोन्स का। जोन्स ने धूर्तापूर्ण ढंग से तीनों भाषाओं को बहन का दर्जा प्रदान किया और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोन्स ने भाषा परिवार का कुनबा जोड़ा। वह अपनी पतित सभ्यता को श्रेष्ठतम सभ्यता के समकक्ष खड़ा करना चाहता था। इससे एक अफीमची की एक लफ्जी याद आती है। क्या है वो कहानी? वो कहता है एक घोड़ा था, प्रोटो लैंग्वेज बताओ, एक घोड़ा था, मतलब कौन सा? प्रोटो लैंग्वेज। वो घास खाकर चला गया। न घोड़े का और न घास का ही कोई प्रमाण देता है। पूछने पर कहता है घास को घोड़ा खा गया। घोड़ा कहां है पूछने पर कहता है कि वो घास खाकर चला गया। न घोड़ा है न घास। इसके बावजूद भी विलियम जोन्स कहता है कि हमारी मैंने जो भाषा बताई आद्य बहुरूपीय भाषा प्रोटो लैंग्वेज, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वो बोलता है इसको स्वीकार कर लीजिए। अब मजा क्या हुआ कि इस कल्पना को इसके बाद में जब इन्होंने शुरू कर दिया, अगले कई प्राच्यवादी जो और भी लोग इसका स्टडी करने के लिए इंग्लैंड से भेजे गए, टीम विद्वानों की भेजी गई अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए। तो इसके बाद के कई प्राच्यवादियों ने इस हवाई कल्पना को आगे बढ़ाते रहे और अंततः उन्होंने इस गढ़ी हुई कल्पना को एक मूर्त रूप दे दिया और उसको सब जगह स्वीकार कर लिया गया। पूरे वर्ल्ड में यह मान लिया गया कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के समान है। प्रोटो लैंग्वेज जो है वो मदर है, ये उसको स्टेब्लिश कर दिया, जिसका कोई सिर पैर नहीं था जी। और इतना ही नहीं, इसके परिणाम क्या हुए, भारतीयों पर क्या परिणाम हुए? कई भारतीय बुद्धिजीवी भी अपनी औपनिवेशिक मानसिकता के कारण उनके निष्कर्षों को जस का तस स्वीकार कर लिया।
जो उन्होंने हमारे अतीत की भाषा और सभ्यता के बारे में प्रतिपादित किया, उसको इनके कंक्लूजन को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और कई विलियम जोन्स की संस्कृत भाषा की तारीफ से गदगद होते रहे हैं। अब देखिए कितना उनका जो उद्देश्य कितना सफल हुआ। उनका वो था कि भारतीयों को मनोवृत्ति को, उनके गौरव को, उनकी संस्कृति, इनके देश की जो भी सभ्यता संस्कृति, इसके गौरव को उनके मन से हटाया जाए। तो असर कैसा हुआ है ये लोग तो मैंने बताया किस प्रकार के भारतीयों को असर हुआ। फिर गायत्री परिवार जैसा, जो कि इसकी हरिद्वार में इतनी बड़े उनका मुख्य केंद्र है और इतना प्रसिद्ध है, तो गायत्री परिवार जैसी संस्था भी अपने ऐप पर एक लेख लिखा उन्होंने, उसका शीर्षक दिया तन विदेशी मन भारतीय। ये विलियम जोन्स के बारे में हेडिंग दे रहे हैं लेख में। और विलियम जोन्स के बारे में लिखते हैं कि संस्कृत सीखने का जोन्स का ये जो तप था, अर्जन तप जी, जो उन्होंने तपस्या की संस्कृत सीखने की, यह जो है उपनिषद कालीन सत्यकाम जाबाल की स्मृति करा देती है हमको। सत्यकाम जाबाल की स्मृति करा दी थी, उसका इक्विवेलेंट कर दिया। स्थिति देखिए कैसा हुआ। मेघालय पुत्र एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1945 में जोन्स के बारे में लिखा, टू जोन्स इंडिया owns a deep debt of gratitude for the rediscovery of her past literature। अब गुलामी की जड़ें कितनी जड़ें हमारे मानस में घुस गई, इसका एक और प्रमाण क्या है। सन 1997 में आजादी हमको देश को मिली 1947 में। 1997 में तत्कालीन भारत सरकार ने विलियम जोन्स के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। तो ये क्या मानसिकता दिखाती है कि ये लोग अभी भी वेस्ट को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम इनको सम्मान दे रहे हैं। दिखाना है, हमको ये समझना है इसमें से कि पिछले 1000 सालों की हमारी गुलामी ने जी हमारी जो एक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मानवीय धरोहर था जी, हमको इन लोगों ने हमको भूलने के लिए मजबूर किया। एक लंबा पीरियड रहा ना जी, 600-700 साल मुगलों का रहा, 200, 150 पौने 200 अंग्रेजों का स्ट्रक्चर्ड रहा। इस साल में इतने लंबे समय तक अभी तक, जिससे गोएबल्स का कहावत है कि एक झूठ को आप 100 बार बोलोगे झूठ सच हो जाएगा। तो ये गोएबल जो वही ये सभी वहीं से आई है, पाश्चात्य और वहीं से ये सब आई हुई बातें हैं। ये हमको इसको गहराई से समझने की जरूरत है जी। इनके इन षड्यंत्रों को, इनकी धूर्तताओं को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। और हम इतने उन्होंने अपने इन लोगों का इतना महिमा मंडन किया है कि हम उससे दब जाते हैं। इससे इनसे जुड़ा नाम एक और नाम आता है मैक्स म्यूलर का, उन्होंने भी ट्रांसलेशन किए बहुत सारे। अब हमको थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि हमारी सच्चाई क्या है, संस्कृत भाषा की वास्तविक सच्चाई क्या है जी। तो प्रसिद्ध भाषाविद जे वेड्रियस का मानना था कि एटुस्कुन इटली की एक मातृभाषा है जी। एटुस्कुन से स्वरूप में आई प्राचीन लैटिन, ये वहां से आई है, प्राचीन लैटिन वहां से आई है, भले ही अपने मूल स्रोत की तुलना में साधारण रही हो। लैटिन भले ही ज्यादा अधिक साइंटिफिक हो गई हो, किंतु जो मूल है फिर भी अंग्रेजी, फ्रेंच आदि की तुलना में अधिक प्रभावशाली और समृद्ध थी। ठीक इसी प्रकार से ग्रीक, लैटिन भाषाओं की तुलना में संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ ही अधिक पूर्ण, शुद्ध और आश्चर्यजनक बनावट वाली भाषा ही सिद्ध होती है, ये वो कह रहे हैं। अतः भाषाविदों का यह आकलन सिद्ध करता है कि जिस किसी भाषा को पूर्ववर्ती के बाद में अस्तित्व में आई भाषा को मूल माना जाएगा जी। जो इन्होंने बदमाशी की है। यहाँ पर लैटिन, ग्रीक से भी मूल किसको मानना चाहिए? संस्कृत को माना, इन्होंने नहीं माना, किंतु ये भाषाविद कहते हैं मानना चाहिए। मूल भाषा समृद्धतम ही सिद्ध होगी, किंतु यह यथार्थ निष्कर्ष पाश्चात्य विकास मत, इवोल्यूशन थ्योरी के सर्वथा विपरीत है। पाश्चात्य भाषाविद श्लाइशर ने लिखा कि भाषा के इतिहास के चट्टान पर डार्विन का विकासवादी मत चकनाचूर होकर बिखर गया। तो ये किस तरीके से है, मतलब किस तरीके से डार्विन के अगेंस्ट जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। क्योंकि डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी वो भी इसी प्रकार की है, उसी प्रकार के झूठ पर आधारित, कोई बेस नहीं है। उन्होंने भी कोई सत्य को नहीं पकड़ा, उनको कोई साइंटिफिक आधार नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ स्वीकार। आज हम सब डार्विन के बारे में जानते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी को सब जानते हैं। तो अपनी भाषाई श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए
ला सोलेते लिंग्विस्टिक नामक भाषा विज्ञान की विश्व स्तरीय समिति ने, एक वर्ल्ड वाइड एक कमेटी थी, उसने क्या किया, अपने अधिनियम 2 में स्पष्ट रूप से भाषा की जो उत्पत्ति होती है और उससे संबंधित विषयों पर विचार करने से ही प्रतिबंधित कर दिया, ताकि न रहे बांस न बाजे बांसुरी जी। बैन कर दिया कि आप इस पर भाषाओं के बारे में विचार नहीं कर सकते। हमने जो कह दिया ये अंतिम है, अब इसके आगे विचार नहीं कर सकते हो। आधे अधूरे तथ्यों एवं कल्पनाओं के आधार पर अनुमान कर विश्व की प्रचलित लगभग 3000 भाषाओं और बोलियों को आधुनिक पाश्चात्य तथाकथित भाषाविद मुख्यतः इन्हें 10 से 18 में समेट दिया, उनका ग्रुप बना दिया 3000 भाषाओं का, और उन भाषाओं का एक विलियम जोन्स की संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी के पद से विस्थापित कर ग्रीक और लैटिन के समकक्ष खड़ा करने के पीछे भी यही षड्यंत्रकारी मानसिकता थी। द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में विल ड्यूरेंट, ये एक बड़े प्रसिद्ध और बड़े रेपुटेड विद्वान हैं जी, उन्होंने कहा विश्व की सभी भाषाओं की विश्लेषण करने के उपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संस्कृत प्राचीनतम होने, उसकी पूर्णता और गुण विशेष समानताएं संसार भर की अन्य भाषाओं में मिलते हैं, उसका एविडेंस, जो कि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी सिद्ध करती है। इंडियन एंटिक्विटस पुस्तक के लेखक थॉमस मॉरिस स्पष्ट रूप से वैदिक भाषा को ही पृथ्वी की मूल भाषा घोषित करते हैं। संस्कृत का वैदिक नाम है सौरी, संस्कृत नहीं बोलते वैदिक में, सौरी बोलते हैं, के मूल स्रोत के कारण ही वो कह रहे हैं, मूल स्रोत के कारण ही विश्व की प्राय सभी भाषाओं में इसके शब्द लगभग उन्हीं अर्थों के साथ प्रतिष्ठित है। अन्य भाषाओं में उसका उदाहरण देता हूं मैं। जैसे संस्कृत शब्द है असुर मेधा, उसको अवस्था में कहते हैं अहुर मद्दा। अब नासी शब्द है नास्ति नाभूत, ये शब्द है संस्कृत का, उसको फारसी में कहते हैं नेस्त नाबूत, ये वहां से आया। अच्छा। नेस्त नाबूत इसको हम कहते हैं। हर्म व जाल्म, अरबी में इसको कहते हैं हरम व जालिम, ये दोनों शब्द कहां से आए। पथ व स्वेद, स्वेद अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पाथ व स्वेट जी। श्वान यूनानी में क्वान के दिया जी। आदि मिस्री में आद कहते हैं, आदि को आद। कुल जी, अमेरिका की मय भाषा में कुल को कुलू कहते हैं। ध्यान में तान, उसी भाषा लैटिन में। युयुत्सु, ये बड़ा प्रचलित शब्द है संस्कृत का। युयुत्सु को जापानी में जुजुत्सु कहते हैं। ईरा हिब्रू में एरेच, हिब्रू को ईरा को एरेच, जर्मनी में एर्दे, ठीक है। मेरू को तुर्की में मेरुख, मूल वही है, बस थोड़ा मतलब कितना थोड़ा सा अंतर लगा। ये शब्द इससे मालूम होता है कि ये विश्व की जो भाषाएं हैं इन्होंने कहां से लिया, तो संस्कृत से लिया, क्योंकि प्राचीन संस्कृत, प्राचीनतम वही है। तो ये मतलब अपने आप ही तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक ढंग से विचार करने के आधार पर ये अपने आप प्रूव होती है, ये वो कहना चाहते हैं। अब इसी प्रकार से अंतरिक्ष में जो ध्वनियां होती हैं, अंतरिक्ष में प्राकृतिक ध्वनियों की शोध के आधार पर यह भी प्रमाणित होता है कि विश्व की विभिन्न भाषाओं के गुणों की निकटतम योग्यताएं एकमात्र संस्कृत में पाई गई जी। जैसे ओम है, यूनिवर्सल साउंड है, ये सब संस्कृत में है। अच्छा, गवर्नर वारेन हेस्टिंग की तरह ही जोन्स ने विवादित बनाए जा सकने वाले ग्रंथों की खोज जारी की। अब जैसे इन्होंने संस्कृत का विवादित बना दिया जी, अब इन्होंने कहा कि और ग्रंथ खोजे जाएं और हमारे लिए जो काम के होंगे। तो उन्होंने क्या किया, इन ग्रंथों की भाषा संस्कृत थी, अतः संस्कृत भाषा को सीखने का होने के साथ ही अपनी भव्य भारतीय परियोजना को शीघ्र आरंभ, इनको फास्ट करना अपने काम को। तो इन्होंने इसको चुना पहले मनुस्मृति को। अब मनुस्मृति की कहानी देखिए, बड़ी मजेदार है। सन 1885 में विलियम जोन्स को एक अली इब्राहिम खान, एक लेखक थे, बनारस से लाई गई एक पुस्तक मनुस्मृति को उन्होंने प्रेजेंट किया, उपहार के रूप में गिफ्ट किया जी। ये वही अली इब्राहिम खान थे जिनका शोध पत्र जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी में छपाया था तथा इन्हें सम्मानित भी किया, उसके लिए उनको ऑनर भी किया था।
जोन्स के जीवनीकार माइकल फ्रैंकलिन ने इस भेंट पर, ये जो उनको गिफ्ट दिया गया, इस भेंट पर लिखा, यह हिंदू खंड जी जोन्स के शेष जीवन को आकार देने वाला था। मनुस्मृति। हाँ, उनके हाथ में ऐसा लग गया है कि बंदर के हाथ में उस तरह लग गया। ये वो कह रहे हैं माइकल फ्रैंकलिन, जिन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जी है। ये उनको बहुत, उनका भविष्य में उनको बहुत वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिलने वाली थी, ऐसी चीज उनको भेंट की गई थी, ये वो कह रहे हैं। और संस्कृत सीखकर इसकी सामग्री तक पहुंचने का उनका तत्काल निर्णय यूरोप की आत्मस्थिति को बदलने वाला था। जो यूरोप पहले, इससे पहले जो भारत के बारे में जो उसका एक ओपिनियन था, उसको चेंज करने वाला था। मतलब कितना बड़ा कदम था ये। मनुस्मृति न्याय शास्त्र की एक आधिकारिक प्रणाली जिसकी सभी हिंदुओं के बीच में बहुत प्रतिष्ठा थी, ये वो कहते हैं। साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन द्वारा सौंपे गए कार्य को तेजी के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही जोन्स की महत्वाकांक्षाएं आकार ले सकती थी। साथ ही वह प्रसिद्धि के लिए भी लालच रहता था, उनको भी बड़े थे, मेरा नाम बहुत पॉपुलर हो। संस्कृत सीखना आरंभ करते हुए अभी कुछ माह भी नहीं हुए थे कि जोन्स ने अपने संस्कृत ज्ञान को मनुस्मृति को समझने के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया। मैं जो है अब इसके लिए योग्य हो गया हूं कि मनुस्मृति के में संस्कृत को मैं समझ सकता हूं, ये उसने घोषित कर दिया। जबकि स्वयं के जीवन की सच्चाई क्या है, वह अपने डेथ से पहले तक भी, मृत्यु से पहले तक भी विलियम जोन्स उस मनुस्मृति का, संस्कृत मनुस्मृति का ट्रांसलेशन नहीं कर पाया। बिना पूर्ण कंप्लीट किए ही उसकी डेथ हो गई। ये एक शुरू हुआ। इसके अब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 11 संस्कृत विद्वानों को ब्राइब देकर मनुस्मृति का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया, हिंदू पंडितों से। तत्पश्चात उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए इंग्लैंड से हेलहेड नाम के एक व्यक्ति को बुलाया जो संस्कृत जानता था, और यह कहा गया उससे, हेलहेड से अंग्रेजी में विकृत अनुवाद करवाकर उसे जेंटू कानून की संहिता बनाने का एक गुप्त प्रयास किया गया। एक जेंटू कानून बोलता था, कोडिफाई करना, अब उसको लॉ को कोडिफाई करना, क्योंकि अभी यहाँ पर लॉ का काम, क्योंकि भारत में जो कानून था उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया था जी। नया कानून बनने की प्रोसेस में था जी। इसलिए वो कानून बना रहे थे, इसलिए उसको जोंटू का उसका कहा, उसके बाद उसको उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवा के सीक्रेट रूप से, गुप्त रूप से लंदन में इसको प्रकाशित करवाया, मगर ये सक्सेस नहीं हुआ जेंटू का। हाँ, किंतु उस असफलता को सफल करने का हाथ में बेड़ा उठाया विलियम जोन्स ने बाद में। तो इसमें मैनिपुलेशन जो किया, वो जैसे इन 11 पंडितों से काम करवाया था, वहां पे मैनिपुलेशन का भी काम करा। उनको ये टारगेट दिया गया कि तुमको उसको मैनिपुलेट करना है कि इस तरीके से, और उसका जो उपयोग किया गया वो उसका आगे आने वाला है, कि उसका आप जो कह रहे हैं कि क्या उसका वो आगे आने वाला है, कि उसके कारण से मनुस्मृति को उन्होंने क्या से क्या बना दिया। और क्या समझते थे वो ये समझते थे, जैसे इस्लाम में कुरान एक बुक है जी, क्रिश्चियनिटी में एक बाइबल है, उसको जो मुस्लिम लॉ वगैरह हैं वो उस बेसिस पे बनाए गए, शरीयत बनाई गई जो उसके बेसिस बनाए। क्योंकि उनके दिमाग में तो बस इतना ही है जी। उनको लगता था कि इसी प्रकार से हिंदुओं का भी कोई कुरान होगी, कोई बाइबल होगी, हम उसको ढूंढ कर निकालेंगे और सबके लिए एक समान कानून बना देंगे उसके अनुसार जो हमारे को फिट होगा। ये इसके पीछे उनका ब्रेन था, ये उनका षड्यंत्र था। बट ये रियलाइज नहीं किया कि ये कानून कभी नहीं, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। ना, ये कानून हमारे हिंदू समाज में कभी प्रयोग में नहीं लाया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जब ब्रिटिशों का कब्जा हो गया, वे भारत में अपनी कानूनी व्यवस्था को लागू करने में सक्रियता से जुड़ गए थे, वो जो मैं कह रहा था। लंदन में लॉ कमीशन का गठन किया जा चुका था ऑलरेडी, जिसका उद्देश्य भारत में पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड तैयार करना था। वो जो मैं कह रहा हूं कि उसको आम जनता को कानून उसके रूप में, उसको उस फ्रेम में उनको लाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट एवं जोन्स, ये बहुत भव्य योजना थी। भव्य भारतीय परियोजना द्वारा भारतीय संस्कृति को मूल रूप से नष्ट करने की योजना का एक हिस्सा था। भारतीय संस्कृति को, खाली मनुस्मृति एक पर्टिकुलर ग्रंथ को नहीं, और मनुस्मृति के रूप में उनके हाथ में खजाना लग गया था जी।
भारत में वारेन हेस्टिंग ने कानून का एक समान कोष बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जो असफल रही। उसी कार्य को सफल बनाने के लिए मनुस्मृति शास्त्र की खोज की गई थी। मनुस्मृति के माध्यम से हिंदू कानून एक बार और सभी के लिए तय किया जा सकता है, ये वो मानता था, और इसे किसी भी नुकसान के बिना किसी भी समय ठीक करना संभव है, उसमें चेंज कर सकते हैं, ये उनको लग गया था। अतः इसका उपयोग पश्चिम के लिए कोडिफाई करने के लिए इसका उपयोग करना था। अच्छा, अब हमको थोड़ा सा, जब हम ये सब इतना, तो हमारी मनुस्मृति की वास्तविकता को भारतीय लोग, भारतीय के एंगल से इसको समझना जरूरी है जी। कि मनुस्मृति की इम्पोर्टेंस क्या है क्या और हमारा उसका कितना कैसा रिलेशन रहा है। अब उसको मैं थोड़ा बताता हूँ। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम और विविधतापूर्ण वाला धर्म है। यह कोई समुदाय नहीं है। यह इस धर्म का मूल ग्रंथ वेद है। जो आप पूछ सकते हैं ना, आपको ऋषि, और उसमें थोड़ा जवाब आ जाएगा आपको। वेदों का अर्थ है भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न ऋषियों महर्षियों द्वारा अनुभूत, जो एक्सपीरियंस किया गया, अनुभूत आविष्कृत सत्यों को संचित कोश है। वेद उनका संचित कोश है। यह मानवीय बुद्धि द्वारा रचा गया नहीं है। यह केवल बौद्धिक चिंतन पर आधारित नहीं है, अपितु साक्षात और सीधे धरातल पर खड़ा हुआ है। सीधा वहां से उन्होंने उसको अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर, जो साक्षात जो एक्सपीरियंस किया उसके आधार पर है। महान ऋषियों जिन्होंने ईश्वरीय सत्ता का साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव किया था, जिन्होंने रियलाइजेशन किया था गॉड का, उनका लक्ष्य था वस्तु मात्र के सत्य की खोज करना। हमारे भारत का ये सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा हमारा जो योगदान है, इसी केवल इस भारत ने सत्य के लिए अपने हजारों वर्ष, हजारों ऋषियों को लगा दिया सत्य की खोज के लिए। ये विश्व को सबसे बड़ी देन है भारत की। अतः हिंदू संस्कृति प्राचीन ऋषियों द्वारा समाधिस्थ की अवस्था में उपलब्ध सनातन जीवन मूल्यों पर अधिष्ठित है। जीवन मूल्यों पर, कि लाइफ को चलाने के लिए क्या वैल्यूज होना चाहिए, उस पर बेस्ड है। ये वैल्यूज वेद से आती है, मगर हाँ, तो सत्य का उद्गम मन से अधिक गहरा है। सत्य का उद्गम मन से नहीं होता है, वो डीप है कहीं। वह अनुभूति और अनुभव है, वो विचार नहीं है, वो अनुभव है। जैसे गुड़ है, गुड़ को आप उसके बारे में लिख सकते हैं, किंतु आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। किसी ने पूछा, आपने लिख दिया, रिसर्च कर दिया, पेपर दे दिया, गुड़ के ऊपर लिख दिया, किताब लिख दिया। आपको किसी ने पूछा गुड़ क्या है, तो आप उसको वो वर्णन करेंगे दुनिया भर का, किंतु वर्णन सटीक नहीं होगा, क्योंकि वो अनुभव जन्य नहीं है। किंतु जैसे ही आप छोटा सा दली का टुकड़ा मुंह में लेंगे, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मौन हो जाएंगे। ये उस जो सत्य का जो अनुभव होता है वो इस प्रकार का होता है। तो वेद उस प्रकार का है। तो यह अनुभूति है, यह अनुभव है, जिससे संस्कृत में कहते हैं अहम स्फूर्णम। अहम स्फूर्णम, स्फुरित होता है वो स्वयं आत्म प्रकाशित है, कालातीत है वो, और हृदय की गहराइयों से उपजा हुआ है, डीप सीटेड, मतलब इनर मोस्ट। इट इज बियॉन्ड ऑल एक्सपीरियंस, बट इट इज एक्सपीरियंस्ड। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं, मंत्र कर्ता नहीं कहते, मंत्र दृष्टा कहते हैं। स्वामी जी भी बात कर रहे थे पश्यंती वाणी की, जिसमें कि वही आएगा। यस, साधारण शब्दों में कहना हो तो वेद मानव जीवन के पूर्णत्व को प्राप्त करने की एक नियमावली या मैनुअल कह सकते हैं इसको। एक मैनुअल है वेद, वे ऑफ लाइफ का एक मैनुअल है। सर्वसमावेशिक है, सार्वभौम है, यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल तत्व ज्ञान है, ये किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी का नहीं है, ये यूनिवर्सल है वेदों का ज्ञान। कालक्रम में और दार्शनिक विवेचन में वेदों की चरम उपलब्धि उपनिषद है। ये उपनिषद है उनका जो वाक्य है। वेदों को जानने समझने की वैदिक कुंजी तथा मार्गदर्शन के रूप में ब्रह्मसूत्र है। इसके अतिरिक्त अनेक गौण धर्मशास्त्र तथा 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत है, तथा अनेक स्मृतियां भी हैं। वेदों सहित सभी सनातन महाशास्त्र मानवता के महान ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म ही मानवता का पर्याय है। यहाँ सेकुलरिज्म वगैरह शब्द, ये फ्रॉड शब्द की जरूरत नहीं है। दुनिया में
ह्यूमैनिटी के उसके लिए हिंदुओं से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, ना इसको सेकुलरिज्म की जरूरत है। हिंदू अपने आप में मानवता का पर्याय है। इसके बावजूद भी हिंदू धर्म किसी व्यक्ति के उपदेश, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, किसी एकमात्र ग्रंथ, कोई एक बुक पर आधारित नहीं है। ये आ गए मनुस्मृति है, ये आ गए वेद है, किंतु इसके बावजूद भी हम किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं है, जो स्वामी जी ने कहा था। यह उस सम्मिलित ज्ञान पर आधारित है जो सनातन और शाश्वत सत्य है, जो मूल्य कभी नहीं बदल सकते, ऐसे वैल्यूज हैं। संपूर्ण संसार परिवर्तनशील है। पृथ्वी और तारे, पृथ्वी की सभी वस्तुएं, मनुष्य शरीर और मन सभी परिवर्तनशील है। तब परिवर्तन रहित क्या है? उसे प्रकृति के भीतर खोजना होगा, जो चेंजेबल नहीं है। वो कहाँ मिलेगा? तो प्रकृति में खोजना पड़ेगा। और यह ही प्रकृति की उत्कृष्ट रचना मनुष्य के द्वारा संभव है। ये खोज कौन कर सकेगा? दुनिया में कोई नहीं कर, मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य अपनी सच्ची प्रकृति में क्या है? मनुष्य रियलिटी में क्या है? बॉडी नहीं है, एक आत्मा है, स्वयं अजन्मा और अमर है, पवित्र और पूर्ण है, और यही आत्मा विश्व आत्मा है। इसी प्रकार परिवर्तनशील समाज के लिए कुछ अपरिवर्तित, और वही वेदों में है। वेदों के आधार पर ऋषियों ने मनुष्य मात्र की लौकिक उन्नति और पारलौकिक हितों को प्राप्त करने को धर्म कहा है। जगत के वे व इसके प्राणियों द्वारा धारण किए जाने वाला व्यवहार ही धर्म है। मतलब वेदों का जो व्यवहारिक रूप है, प्रैक्टिकल लाइफ में वेदों को किस प्रकार किया जाए, उसका हमारे दैनिक जीवन के लिए नीति नियम बनाने में उपनिषदों की रुचि नहीं थी। यदि होता तो वे भी उपनिषद वाले अपने पंथ बना लेते, जिसमें हमारे बहुत सारे पंथ हैं, वो नहीं किया। जिस प्रकार आज के युग में मनुष्य के दैनंदिन जीवन संबंधी आचरण, नियम, कानून बनाने के लिए संविधान होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे आज सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन है, और सामाजिक नीति नियमों पर जिस प्रकार से निर्भर होता है, उसी प्रकार वेदों के शाश्वत मूल्यों को युगानुकूल बनाने के लिए का उत्तरदायित्व स्मृतियों पर छोड़ा गया था। वो स्मृतियां वेदों का व्यवहारिक रूप है। उस आपने जो कहा ना चेंज वगैरह, क्योंकि वो जो शाश्वत मूल्य है वो चेंज नहीं हो सकते। जो आप कह रहे हो किसको चेंज किया जा सकता है, उनको चेंज नहीं किया, क्योंकि वो प्रकृति के नियम है, वो ऊपरी शक्तियों से आए हुए नियम है, तो वो अपरिवर्तित हैं। किंतु उन अपरिवर्तित नियमों को व्यवहारिक जीवन में आज की परिस्थितियों के अनुसार, समय समय के अनुसार इनका इसलिए स्मृतियों का निर्माण किया गया। और ये अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से सबसे पहली जो स्मृति बनाई गई वेदों के अनुसार किस प्रकार जीवन जीना लोगों को समझाने के लिए, जो पहली स्मृति थी उसका नाम था मनुस्मृति, क्योंकि वो मनु ऋषि ने बनाई थी। उसके बाद में 20 और स्मृतियां हैं, मतलब अलग अलग कालखंड में अलग अलग मनुस्मृतियों का निर्माण किया गया। और उस हिसाब से हमारा ये सनातन राष्ट्र हजारों वर्षों से इसीलिए चलता रहा। रामकृष्ण मठ के 13वें सन्यासी, महाअध्यक्ष और महान विद्वान संत रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथानंद महाराज ने व्याख्यानों एवं लेखों के आधारित एक ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया। 3 खंड है उसके। उस खंडों का नाम क्या, उन पुस्तकों का नाम क्या है? इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, अर्थात परिवर्तनशील समाज के लिए शाश्वत मूल्य। ये उनके ग्रंथ का विषय है। तो अलग अलग कालखंडों में अनेक स्मृतियों की रचना की गई, उन्होंने बता दिया पिछली कई शताब्दियों से। अब क्या हो गया, बाद में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये प्रक्रिया बंद हो गई स्मृतियों के रचने की। हर्षवर्धन के उससे पहले से ये बंद हो गई। किंतु बाद में जब विवेकानंद का समय आया तो स्वामी विवेकानंद को इस चीज की आवश्यकता महसूस हुई। जिस प्रकार से भारत गुलाम हो गया और ये सब हो गया, तो उनके चिंतन में ये आया कि अब वापस इस समाज को और इस देश को ठीक करने के लिए कोई न कोई स्मृति की रचना करना चाहिए। ये उनके विचार आया था। उसके बाद उन्होंने इसको फील किया था। उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुए हैं, उन्होंने एकात्म मानव एक पुस्तक लिखी है। उसमें स्मृति की झलक मिलती है। उसमें स्मृतियों के स्मृति होने के उसमें अवशेष उसमें मिलते हैं,
वो प्रकट करता है कि ये उस स्तर की किताब है, ये एकात्म मानववाद। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनुस्मृति कोई कट्टर पुरोहितीय ढांचा नहीं है, जी जैसा कि कुरान है, ऐसा हमारा ये नहीं है। स्मृतियों की व्याख्या, पुनर्व्याख्या हमेशा संभव रही है। जो चेंज का कह रहे थे ना, जी स्मृतियों में संभव है। वेदों के मूलभूत आध्यात्मिक सत्यों को आधार बनाकर परिवर्तित समय में उसकी व्यवहारिक और अनुकूल व्याख्या ही स्मृतियों का मूल उद्देश्य रहा है। जी और फिर भी यह होने पर के बावजूद भी यह किसी पर कंपल्शन नहीं था। फिर भी भारतीय मनुष्य में स्मृतियां भी उसी प्रकार अन्य ग्रंथों की तरह ज्ञान, धर्म, विचार और चिंतन का एक ग्रंथ है। एक सिंपल एक ग्रंथ हो गया, ये भी स्मृतियां भी एक ग्रंथ है। ये कंपल्शन नहीं है किसी के लिए भी। फॉलो नहीं किया था, किसी ये राजा ने ये follow नहीं विशेष किया। बात है। इसलिए कभी भी किसी हिंदू राजा या सम्राट ने मनुस्मृति जी अथवा किसी अन्य स्मृति को अपने शासन या कानून का आधार नहीं बनाया, कभी भी किसी भी काल में नहीं बनाया। जी धर्म सूत्र स्वयं नागरिक कानूनों की एक प्रणाली नहीं थे। अब ये स्पष्टता प्राप्त होने के बाद में अब अंग्रेजों ने जो मनुस्मृति का उपयोग किया है, इससे उनका इंटेंशन और उनका मानसिकता हमको समझ में आती बस हिंदुओं को डिमीन करने के लिए, जो लोग थे उनको डिमीन करने के लिए उन्होंने यूज किया है। उसको, as a ताकि tool मिल गया ताकि उनको। ये अब देखिए क्या हुआ, जब वॉरेन हेस्टिंग जब भारत में आया तो उसने ये प्रचारित किया कि मैं यहाँ जो शासन करूंगा वो आपके हिंदू धर्म के अनुसार करूंगा। वो इसने इसीलिए कहा था कि मनुस्मृति को मैं इस प्रकार का टर्म मनुस्मृति, तो सब लोगों को अंदर जो गुस्सा या किसी प्रकार का जो अनरेस्ट है वो पैदा नहीं होगा। तो मैं भारतीय धर्मों के, भारतीय समाज के अनुकूल ही मैं शासन करूंगा। ये लोगों ब्लफ किया गया था उसमें, जी किंतु काम ये कर रहे थे, उसकी तैयारी ये कर रहे थे। तो जोन्स का यह तर्क कि हिंदू कानून एक बार और सभी के लिए निश्चित किया जा सकता है, यह एक जानबूझकर गलत दृष्टिकोण के कारण था। अब इस पर जो बाकी विश्व के लोग क्या कहते हैं, एएल बाथम, उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत में जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्राह्मणों के यज्ञ आदि संबंधी निर्देश अस्पष्ट होते गए। उन्हें स्पष्ट करने वाले ग्रंथों, नए सूत्रों की रचना की गई। समय के साथ घरेलू धार्मिक समारोह, रीति रिवाज से संबंधित गुह्य सूत्र जोड़े गए और अंत में मानव आचरण के मैनुअल धर्मशास्त्र जोड़े गए। समय के साथ धर्मशास्त्रों का विस्तार और सूत्र रूप में पुनर्निर्माण की पद्धति हमेशा रही है। ये बात हम सब कह रहे हैं। सूत्र और शास्त्रों को मिलाकर स्मृति कहा जाता है। इस प्रकार मानव धर्मशास्त्र अक्सर मनुस्मृति, स्मृति के रूप में जानी जाती रही है, स्मृति के रूप में जानी जाती है। ये अदालत की कानूनी धाराओं से अलग थी, लेकिन भारत में ब्रिटिश कानून निर्माताओं ने अपने साम्राज्य के स्वार्थ के लिए धर्म के आचरण के नियम और अदालती कानून के नियम को मिश्रित कर दिया, मिक्स कर दिया। डंकन जे डेरेट का कहना है कि प्राचीन हिंदू काल के दौरान राजा की इच्छानुसार शास्त्रों की लगातार व्याख्या की जाती थी या उसका खंडन भी किया जाता था तथा मुकदमेबाजी के मामलों में कस्टम पुस्तक कानून को खारिज कर सकता था। यदि किसी ने कोई पुस्तक का रेफरेंस दिया तो कोर्ट जो है उसको खारिज कर सकती थी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी। यह जानबूझकर किया गया था, निश्चित नियमों पर कायम रहना। हमने जो बता दिया है, जो कह दिया है, जो कानून हमने बता दिया वो कानून है। अब उसको उस पर डटे रहना, कायम रहना और अड़े रहना, ये वो कहते हैं, ड्यूरेंट कहते हैं। ये ब्रिटिश लोगों का। अब आप जो बता रहे थे, तो हमारी बात हो रही थी पहले, तो 60,000 किताबें इस संदर्भ में इन्होंने अब मैं, निकाली। क्योंकि ये रेफरेंस बाद में आता है, मैं अभी उसको बता देता हूँ कि ये जो इन्होंने जो तरीका अपनाया, जी ये तरीका में कोई विलियम जोन्स या एक या दो व्यक्ति नहीं थे। जी पूरा ब्रिटिश साम्राज्य जी और उसके सारे इंटेलेक्चुअल्स, जी, सो कॉल्ड, जिसको हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, तो सबके क्या सब कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, ये लोगों को निर्णय करना चाहिए कि वे इंटेलेक्चुअल्स थे या वे धूर्त लोग थे, जो भी थे। तो इस प्रकार से सैकड़ों हजारों लोगों को इन कामों के लिए लगाया गया। रिसर्च के नाम पर, शब्द बड़े अच्छे से सब चुने गए, रिसर्च के नाम पर। और इस प्रकार से
इन्होंने आने वाले वर्षों में 60,000 पुस्तकों का निर्माण किया। 60,000 से लेकर के 1,00,000 पुस्तकें इन्होंने पूरे विश्व में जो सब लाइब्रेरियां भरी हुई है भारत ओरिएंटलिज्म को लेके। खाली मैंने कहा ना, ओरिएंटलिज्म खाली भारत के लिए नहीं था, वो ईरान में भी उन्होंने उसको किया था। हर कंट्री में जा करके तो उन्होंने अपने तो मूल्यों के उनका आधार पर- सारा खाली उन्होंने भारत के लोगों को ही डिमीन नहीं किया, किंतु पूरे विश्व में भारत के बारे में एक मानसिकता तैयार कर दी। ये जो आप बोलकर वो ये था। स्टेंडल ग्रेगोबल विश्वविद्यालय की एक रिसर्च स्कॉलर हैं मधु बेनोइट, अपने गहन शोधपूर्ण निबंध द इंटेलेक्चुअल एडवेंचर्स ऑफ विलियम जोन्स, ये उनकी बुक का नाम है, द जस्टिनियन ऑफ इंडिया में लिखते हैं। वो क्या लिखती हैं? यूरोप अब ओरिएंट को, पूरा यूरोप, होल यूरोप अब ओरिएंट को सांस्कृतिक खजानों की तरह समृद्ध खान, रिच माइंड के रूप में देखते हैं, और जिसको कि हमें लूटना है। हमने पश्चिमी आंखों के लिए पूर्व के पुनर्लेखन से जोन्स को मिली शानदार सफलता देखी है। वो क्या कहती हैं? अब हम शानदार तस्वीर के काले पक्ष की ओर रुख करेंगे। ये वो कह रही है, तो उस फॉरेन के विश्वविद्यालय में कब लिखा। वो लिखती हैं, मूल प्रश्न है कि क्या भारतीय वास्तविकताओं को पश्चिमी कोड जो कोडिफाई किया द्वारा पकड़ा जा सकता है? क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं? या मानव धर्मशास्त्र यूरोपीय लोगों के लिए भारतीय रीति रिवाजों और दर्शन पर एक संदर्भ ग्रंथ कैसे बन गया? आपने उसको रेफरेंस देकर के दिया। जो कुछ हिंदुओं से रिलेटेड कोर्ट में कोई मैटर आएगा, आप खट से उसको मनुस्मृति को पेश कर देंगे, आप यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या वो ठीक था? वो क्या वो न्यायिक था? जस्टिफाइड था? वो कह रही है। जब हेस्टिंग्स और जोन्स ने 18वीं शताब्दी में भारत में मानव शास्त्र को लागू करने का निर्णय लिया, तो वे समकालीन सामाजिक परिस्थितियों की वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर रहे थे, जो रियलिटी थी ग्राउंड पर। वास्तव में वे हिंदू धर्म के साथ वे स्वयं अपने साम्राज्य को प्रस्थापित कर रहे थे। एक ओरिएंटलिस्ट के रूप में जोन्स की ऊंची प्रतिष्ठा प्रचारित जो महिमा मंडक किया गया, उनके लेख पूरे यूरोप में व्यापक रूप से प्रकाशित पढ़े जाते थे, और यूरोप यही पढ़ रहा था जो ये लिख रहे थे। इस प्रकार मानव धर्मशास्त्र का उनका अनुवाद पश्चिम के लिए भारतीय संस्कृति का पर्याय बन गया, जबकि वह वास्तव में जो मनुस्मृति है सनातन उच्च संस्कृति का शुद्ध उत्पाद था। जैसे अन्य हमारे शास्त्र थे, ऐसा एक उत्पाद था, वो एक प्रोडक्ट था वो, और कानून और नियमों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। ये वो लिख रही है। वॉरेन हेस्टिंग्स की योजना, जिसे औपनिवेशिक शासन के दौरान देश की पहचान के निर्माण करने में हावी होना था, उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का प्राचीन संविधान पूरी तरह अक्षुण्ण है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। ये वो दावा करते थे मनुस्मृति में, वी हैव नॉट चेंज एनीथिंग। ये उनके विचार में यदि अंग्रेजों को भारत पर सफलतापूर्वक शासन करना था, तो उन्हें इन कानूनों और उस संस्कृत भाषा में महारत हासिल करनी चाहिए। विलियम जोन्स ने हेस्टिंग्स का अनुसरण करते हुए शानदार प्राचीन साहित्य खजाने की खोज की। उन्हें 18वीं शताब्दी के भारत से निपटने वाले ब्रिटिश प्रशासक के लिए एक उपयुक्त ग्रंथ बना दिया। ये सारी कहानी है मनुस्मृति के लिए। इसका पक्ष दूसरा रहते हैं, विलियम जोन्स की जो सारी जो परियोजनाएं थी, जो प्रोजेक्ट्स थे, इस परियोजना का यूरोप भर में भारत की छवि को लेकर के बहुत गहरा प्रभाव पड़ना था। अतः इस संकलन को मनुस्मृति का जो उन्होंने तैयार किया, 1794 में कलकत्ता और लंदन से धूमधाम पूर्वक प्रकाशित किया गया, व्यापक रूप से पुनर्मुद्रित किया गया, उसके कई बाद में एडिशन निकाले गए। परिणाम स्वरूप देखते ही देखते यह शीघ्र ही भारतीय रीति रिवाज और दर्शन पर एक ग्रंथ बना दिया गया। मधु बेनोइट पूछती हैं, यहाँ मुद्दा यह है कि एक प्राचीनतम ग्रंथ यूरोपीय नजरों में समकालीन भारत का प्रतिनिधित्व कैसे कर सका। इसके बाद में विलियम जोन्स ने और आगे बढ़े और उन्होंने भाषा परिवार का एक काम शुरू किया। विलियम जोन्स की भाषा परिवार की हवाई कल्पना
को व्यापक रूप से पूरे यूरोप में भी उसको प्रचारित किया गया। जी। वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। उन्हें इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की खोज करने वाला अंतिम व्यक्ति बताया गया। उनकी तुलना अमेरिका की खोज करने वाले अंतिम व्यक्ति कोलंबस से की गई। उसी प्रकार की तुलना डार्विन भी विकास की खोज करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। इस प्रसिद्धि से अति उत्साहित होने के कारण उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ऊट पटांग समानताएं खोजना शुरू कर दिया। अब इतनी पॉपुलर हो गए तो उन्होंने कहा कि तो जो करूंगा वो सब तरफ सफल ही हो जाऊंगा। अब उन्होंने इसके लिए एक फ्रेम तैयार किया, धर्मों के परिवार को खोजने का संकल्प किया कि अब जितने रिलीजन्स हैं इनको, भारत के जो रिलीजन इसको खोजने के लिए किया। अपनी पुस्तक द गॉड्स ऑफ ग्रीस, इटली एंड इंडिया में उन्होंने क्या लिखा, बुद्धि के देवता गणेश को जानूस और शनि, नूह और मनु के बीच एक समानता खींची। जो मनु थे उनके समान हमारे यहाँ भी एक नूह वो हो गए। बुद्ध के साथ उनको सिमिलर कर दिखाया। जोन्स ने तो अति तब कर दी जब शब्दों की ध्वनियों से के संयोग से प्रकट होने वाली समानता के बाहरी आकलन के माध्यम से जोन्स ने हिंदुओं के राम को बाइबल के रोमा से जोड़ दिया। राम के पुत्र कुश को हेम के पुत्र कुश बता दिया। नूह के जल प्लावन, जो जल प्लावन हुआ के बाद शीघ्र ही राम ने भारतीय जीवन का पुनर्गठन किया। इसलिए भारत बाइबल से जुड़ी सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। भारत बाइबल से जुड़ी सभ्यताओं में से पुरानी। ये नोआ, जो नोआज आर्क था वहां से इन्होंने जोड़ दिया, आपको तो पता होगा। जोन्स ने मनु को आदम माना, आदम जो थे वो मनु थे, और विष्णु के 3 अवतारों को नूह के जल प्लावन की कहानी में ढूंढा, उस स्टोरी में उन्होंने ढूंढा। उसने एक अन्य मनु का भी सृजन कर दिया, ही हैज क्रिएटेड अनदर मनु, तथा दावा किया कि वे नूह ही थे। नशा तो तब भी नहीं उतरा जब उन्होंने नूह के 3 पुत्र हैम, शैम और जाफेत बाइबल के ढांचे में सभ्यता के सभी लोगों के पूर्वज माने गए, एंसेस्टर्स। जोन्स ने हैम की संतानों के रूप में भारतीय बताया, हैम की संतान इंडियंस, शेम की संतानों के रूप में अरबी, और जाफेद की संतानों के रूप में टार्टर जनों का मानचित्र तैयार किया, एक मैप तैयार किया। उसने दावा किया कि हिंदुओं का चरित्र हैम जैसा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्रण ईसाई ट्रिनिटी के प्रतित संस्करण के रूप में किया, कंपेयर किया। विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह को नमरूद के रूप में चित्रित किया। जोन्स ने भारतीय युग, जो हमारे युग थे, कल्पना है, और ग्रीसियन और रोमन युगों के बीच भी समानता बना दी, वहां भी उसको नहीं छोड़ा। सेरेस और लक्ष्मी, बृहस्पति इंद्र से मेल खाता है। पार्वती जूनो से, पार्वती के मोर की तुलना आर्गस से की गई। मिस्र की पौराणिक कथाओं को शामिल करने के लिए परिवार का विस्तार किया, वहां तक पहुंच गए, मिस्र तक। कामा वो कामदेव हो गए कि जुड़वा भाई हो गए, जुड़वा भाई पैदा हो गए। राम डायोनिसस, कृष्ण अपोलो, तुलनाएं आश्चर्यचकित कर देती है। निष्कर्ष रूप में कहा, यह सब कुछ भी हो, मुझे विश्वास है कि मिस्र, भारत, ग्रीस और इटली के पुराने राष्ट्रों के बीच एक सब में संबंध था, सबको जोड़ दिया। फ्रेमवर्क बाइबल का लिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि वो उसको सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए बाइबल का फ्रेमवर्क में सबको फिट कर दिया उस बीच। विलियम जोन्स ईसाइयत को ही एकमात्र सत्य मानते थे जी। उन्होंने वैदिक और पौराणिक ग्रंथों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें बाइबल के कालक्रम में पचा लिया, टाइम फ्रेम में उनको फिट कर दिया। प्राच्यवादियों के कारनामों पर गहन अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप के तथाकथित बुद्धिजीवियों का खुलासा श्री राजीव मल्होत्रा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया में विस्तार से किया है।
ट्रांसलेटर विलियम जोन्स। अनुवादक रहे विलियम जोन्स ने अपने अति उत्साह और अति महत्वाकांक्षा के में ऐसे क्षेत्रों में भी टांग अड़ाई जिसके संबंध में कुछ कहने का उनका अधिकार है। यह कहना केवल एक प्रकार का अहंकार और अज्ञान है। विलियम जोन्स भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य आक्रमण, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो आर्य आक्रमण की एकदम झूठी काल्पनिक अवधारणा का प्रस्ताव करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह स्वदेशी भारतीयों के बीच, इसका पर्पस क्या था? यह स्वदेशी भारतीयों के बीच एक स्थायी विभाजन पैदा करने का षड्यंत्र था, और आज भी हम उसको भुगत रहे हैं। साउथ को हम अलग मानते हैं, नॉर्थ, बहुत से लोग हैं ऐसे, तमिल को जैसे सब वो क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर, द्रविडियन कल्चर, ये सब उनके उन षड्यंत्रों के परिणाम है। उस समय साक्ष्यों की कमी के कारण यह विचार स्थगित कर दिया गया, लेकिन बाद में हर्बर्ट रिस्ले और कार्लवेल जैसे प्रत्ययवादियों द्वारा इसे अपनाया गया। जो उनके बाद में जो लोग आए उन्होंने इसको फिर आगे बढ़ाया। उसने ऐसे सिद्धांत भी प्रस्तुत किए जो अजीब तो थे ही, वे शेख चिल्ली की याद भी ताजा कर देते हैं। उन्होंने बताया कि मिस्र के पुजारी भारत में आकर बस गए थे। मिस्र के चीनी मूल रूप से क्षत्रिय थे, चाइनीज। शेख चिल्ली जोन्स ने गढ़ा कि ब्राह्मी लिपि, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा, कि ब्राह्मी लिपि सेमेटिक लिपि से उत्पन्न हुई है। तो इसको भी इन्होंने खाया। किससे क्या? ब्राह्मी लिपि जो इंडियन जो सारी लैंग्वेज लिपि है, लिपि स्क्रिप्ट, अक्षर लिपि जो है, अच्छा, इसको उन्होंने बताया कि ये सेमेटिक है। जी, देवनागरी उसका एक पार्ट है, ब्राह्मी का एक पार्ट देवनागरी है, देवनागरी उसी का हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि सेमेटिक लिपि से उत्पन्न हुई है, उन्होंने कह दिया। और जो भी और अन्य जो ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने अनुसरण करते हुए, जिनमें कौन थे? प्रोफेसर बेनफ्रे, प्रोफेसर वेबर ने बताया कि ब्राह्मी लिपि का जो मूल है वो इंडिया नहीं, फोनिशियन लिपि है। फोनिशियन। डॉक्टर डेविड डिरिंजर ने कल्पना की कि यह अरेमिक लिपि से उत्पन्न हुई है। कहां से कहां जोड़ दिया, कुछ भी घुमा रहे हैं, आग बंद करके डंडा घुमा रहे हैं, खुद को लग रहा है तो भी मालूम नहीं पड़ रहा है। इन सभी उपरोक्त लिपि, अब इसका जो पर्दाफाश कैसे हो, इंटरेस्टिंग है। इन सभी उपरोक्त लिपियों के झूठ का पर्दाफाश किया प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट और लिपि विशेषज्ञ A.B. बालावलकर ने तथा लिपिकार L.S. वाकणकर ने। उन्होंने सिद्ध किया, मैं वाकणकर परिवार से मैं स्वयं पर्सनली परिचित हूँ, उन्होंने सिद्ध किया कि भारत में लेखन कला परंपरा वेद काल में विद्यमान थी। लिपि वेद काल से चली आई, वेद काल से। ब्रिटिश, उसका एविडेंस क्या दिया? ब्रिटिश म्यूजियम में एक सील है, उसका नंबर है 30-31-11-367-47367-1881। ये वहां के म्यूजियम में अभी भी रखी हुई है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की इस सील में बेबीलोनी कीलाक्षर लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों एक साथ विद्यमान है। कीलाक्षरों को सन 1936 में ही पढ़ लिया गया, किंतु बीच की एक पंक्ति को कोई अज्ञात लिपि मानकर उसे बिना पढ़े ही छोड़ दिया था उस समय। बालावलकर ने इस अज्ञात पंक्ति को पढ़कर यूरोपीय मान्यता को, जिसे वे कहीं बाहर से लाई हुई मानते थे, पूर्ण रूप से झुठला दिया। सभी भाषाओं की एक लिपि तथा कथित संबोधित रोमन लिपि को प्रदान करने का सर्वप्रथम षड्यंत्र करने वाले, अब रोमन लिपि को इंडिया में घुसाने का इसका कोशिश करने वाले सर्वप्रथम षड्यंत्रकारी विलियम जोन्स ही थे। किस तरीके से रोमन लिपि को भारत में लाए? जैसे हम रोमन न्यूमरल्स, मतलब हमारी जैसे ब्रिटिश टाइम में, मुगल काल में क्या था कि न्याय पद्धति जो है वो फारसी और ये भाषा शब्द उसमें चुने गए थे, समझ नहीं पाते थे, उन्होंने ये काम किया। इन्होंने आने के बाद क्या किया? हिंदी को हटा करके इनकी भाषाएं अंग्रेजी लॉ बुक में, और वे ही यह भाषाओं की एक लिपि की सर्वप्रथम योजना और परिकल्पना के ये सूत्रधार ये स्वयं थे। 1788 में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के अध्यक्ष विलियम जोन्स ने ए डेजर्टेशन
ऑन द ऑर्थोग्राफी ऑफ एशियाटिक वर्ड्स इन रोमन लेटर्स नाम से एक निबंध इन्होंने लिखा, जो संपूर्ण एशियाई भाषाओं के लिए अनिवार्य स्वर लिपियों से युक्त संशोधित रोमन लिपि को ही एकमात्र लिपि के रूप में इन्होंने मान्यता दे दी इसको। वे रोमन लिपि की अपूर्णताओं और त्रुटियों से परिचित थे। रोमन लिपि भारतीय, फारसी और अरबी शब्दों को पूर्णतया व्यक्त करने में असमर्थ थी। इसके पश्चात भी उन्होंने रोमन लिपि को अनिवार्य स्वर लिपियों से युक्त करने की अनुशंसा की, रिकमेंड किया उसको। यह भारत की अति विशाल जनसंख्या पर विदेशी लिपि को बलपूर्वक लादने का सुविचारित षड्यंत्र का प्रारंभ था। इसके लिए विलियम जोन्स के अलावा डेवी, विलियम्स, हॉलहेड, फास्टर, केरी, जॉन शेक्सपियर, हॉटन, प्रिंसेप, ट्रेवेलियन, लीस, हॉर्नेट, फॉरबेस लगातार इस काम के लिए लगे रहे। कोई भी देश जिसकी गौरवमय लंबी परंपरा हो और जिसका अपना समृद्ध साहित्य हो, अपनी लिपि का कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। इसके पश्चात भी धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार उसे परिभाषित करने की अनियंत्रित सुविधाएं राज्य कर्मचारियों को दी। उनको लालच दिया गया, तुमको ये देंगे, तुमने ये कर दिया, इसको ये अडॉप्ट किया, तुमको ये देंगे, दुनिया भर के उनको लालच दिए गए और अधिकारियों को उन्होंने प्रदान किया। हिंदी भाषा के अधिकार को विवाद का विषय बना दिया, कॉन्ट्राडिक्ट पैदा, उससे भर कॉन्ट्राडिक्शन वो पैदा कर दिया, डिस्प्यूट कर दिया उसको, तथा क्लिष्ट उर्दू और फारसी लिपि को प्रयुक्त करने की अनुमति प्रदान कर कचहरी की हिंदी भाषा को संस्कार की हिंदी की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी। कितना बड़ा काम है, आप इसको सोचिए। करोड़ों का इतना बड़ा विशाल देश, आप उसकी भाषा को बदल देते हो, उसके शास्त्र को बदल देते हो, उसके साहित्य को बदल देते हो। ये थोड़ा लिपि के बारे में बता देता हूँ। भारत की सभी प्रमुख लिपियों की भाषाओं की लिपियों का उद्गम, जितनी भाषा भारत की भाषाएं हैं उसका उद्गम एक ही ब्राह्मी लिपि रही है। ब्रह्म ज्ञान से संबंधित होने के कारण लेखन की इस शैली को ब्राह्मी लिपि के नाम से ही चिन्हित किया गया है। प्रसिद्ध भाषाविद प्रोफेसर जी वुलर, डाउसन, कनिंघम, लासन, थॉमस डासन आदि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत की ही वैदिक चित्रलिपि से हुई मानते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से, ये स्वामी जी इंटरेस्टिंग है, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से उत्पन्न नागरी लिपि से देवनागरी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, मैथिली, बंगाली, असमिया, उड़िया, मणिपुरी आदि आदि ये हुआ। और ब्राह्मी की दक्षिणी शाखा से द्रविड़ लिपि से तमिल, तुलु, मलयालम लिपियों का तथा कनारी से तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का तथा इनके मिश्रण से सिंहली, जो लंका में है, सिंहली, इंडोनेशियाई, बर्मी, कोरियाई, कंबोडियाई, जावा, बाली, फिलीपींस आदि देशों की लिपियां इसके कारण से अस्तित्व में आई। ब्राह्मी लिपि के कारण से इतनी भाषाएं अस्तित्व में आई। प्राच्यवादियों ने साम्राज्यवाद के हित में देश को विभाजित करने तथा लोगों को जाति और भाषाई आधार पर बांटे रखने के लिए विभिन्न कुचक्र रचे। वे अपने को विश्व के सभी शास्त्रों के ज्ञाता और प्रवक्ता होने का दावा करते हैं, किंतु उसके सत्य का सत्यापन को आवश्यक नहीं मानते। मतलब उन्होंने जो कुछ प्रोपेगेट किया या जो कुछ उसको वेरीफाई करना नहीं चाहते हो, हमने कह दिया इज फाइनल। जो कुछ ये कह दें और लिख दें वही अंतिम सत्य है। वे अन्य कोई प्रमाण नहीं मानते। वे किसी भी दस्तावेज और शिलालेख की जांच पड़ताल करने और उसकी सच्चाई जानने की आवश्यकता ही नहीं समझते। वे मनमाफिक, काल्पनिक स्थापनाएं गढ़ते हैं, किंतु उसकी आलोचना करने की अनुमति और अवसर नहीं देते। तथ्यों पर विचार न करके उनकी निंदा करना उनकी बौद्धिकता और इतिहास दृष्टि का परिचायक है, और यह आज भी जारी है। क्या यह एक ऐसा बौद्धिक आतंकवाद नहीं
जिसमें अपने लेखन से उन्होंने कई पीढ़ियों को बरगलाया है, उन्हें गलत और विकृत दिशा में ढकेला है, शास्त्रों एवं साहित्य को कितना तोड़ा मरोड़ा है और भ्रष्ट किया है। बुद्धि द्वारा किया गया दुष्कर्म एक बलात्कार है। प्राच्यवादी विद्वान कम और पेशेवर लोग अधिक थे। यह बौद्धिक सांस्कृतिक आतंकवाद है। यह ब्रिटिश सत्ता प्रतिष्ठान एवं उसके बाद अमेरिकी प्रतिष्ठान के खाते में हिटलर की क्रूरता से भी अधिक भयानक क्रूरता के रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है। पाश्चात्य बुद्धिजीवियों ने विश्व को एक भयावह जंगल में लाकर खड़ा कर दिया है। मानवता के विरुद्ध रचे गए इन सभी पापों के प्रारंभकर्ता प्राच्यवादी विलियम जोन्स थे।